हो गया क्या स्टार्ट? Yes, sir. ओके सर, गुड मॉर्निंग सर टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो बेसिकली किस लिए है सर गुड मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि हम लोग अभी जनरल लॉ पढ़ेंगे, है ना सर? आप सबको मेरा आवाज़ आ रहा है ना क्लियरली? हेलो, मेरा Yes, साउंड sir. तो क्लियर है ना सर? ओके, तो ये जनरल लॉ एंड जुरिस्प्रूडेंस का टॉपिक है और आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम है सर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ओके सर, ये जैसे कि लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में मैं सोर्स ऑफ लॉ के ऊपर बात कर रहा था कि काफ़ी सारा क्लासेस में सोर्स ऑफ लॉ में लिया कि लॉ क्या है, कहाँ से आया है, इस लॉ के बारे में इंडिया में स्पेशली इन आवर कंट्री किस तरह से लॉ को बनाया गया है, वो भी डिफरेंट एरा में, है ना। एक पुराने ज़माने में, मतलब आप ऐसे सोचो कि वेद के ज़माने में किस तरह से लॉ बना था हमारे देश में, फिर उसके बाद मेडिवल एरा में, फिर मुगल एरा में, फिर ब्रिटिश एरा में किस तरह से हमारे देश में लॉ बनाया गया और लॉ के ऊपर बेस करके कंट्री को एक कंट्रोलिंग वे में रखा गया। ये सब चीज़ आपको मैं सोर्स ऑफ लॉ के अंदर काफ़ी सारा कहानी और इतिहास के बारे में बात किया सर। हुआ बहुत सारा, इवन उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैं आपके साथ बात किया, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस था। इंपॉर्टेंट ऑथर्स, मतलब जो लॉ मेकर्स है, जैसे कि सलमॉन्ट, ऑस्टिन्स, ऐसे बहुत फेमस लॉ मेकर्स है जिनका कहना, मतलब वो लॉ के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने ये भी बात किया। साथ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ऐसे और भी डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर में डिस्कशंस किया सर हम लोग प्रीवियस जनरल लॉ क्लास में। तो बढ़िया है सर, जिन लोगों ने क्लास किया उनको तो पता ही है, जिन्होंने क्लास बाई चांस मिस किया वो प्लीज एक बार फिर से देखे। अभी इस वो सोर्स ऑफ लॉ रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर मैं रेडी कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको रेडी करना चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन रेडी करना चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने का मतलब ये है, जैसे कि मानो ये जो टॉपिक है ये सीएस में भी है और ये सीए के अंदर भी है, मतलब सीए इंटर में भी ये टॉपिक पढ़ा जाता है। ऐसे जनरल लॉ का बहुत डिटेल्स तो चार्टर्ड के अंदर नहीं है, बट कंपनी लॉ के साथ कुछ एरिया जुड़ा हुआ है, तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, चाहे वो सीए का हो या सीएस का हो, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। आप लोगों को समझ में आया सर बात? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मतलब क्या है? मतलब बड़ा सिंपल है। जैसे कि मानो कि हम लोग जो लॉ पढ़ते हैं, लॉ का मतलब समझना चाहिए ना। मतलब ये जो कोड है, ठीक है, कोर्ट लॉ, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट बोलो, हाई कोर्ट बोलो, जो मैं आपको सोर्स ऑफ लॉ में बता रहा था, ये कोर्ट किसी भी मैटर को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट इज दैट कि लॉ किसी भी चीज को जब तोड़ेगा मोड़ेगा, लॉजिकली उसको सोचेगा ना कि भाई लिखा कुछ है, मतलब कुछ है, मतलब एक होता है ना डायरेक्ट मतलब निकल के आता है, कई बार ऐसे होते हैं कि मतलब डायरेक्टली समझ नहीं आता। हाल फिलहाल में जो लोग कंपनी लॉ का क्लास किए हो, एकदम लास्ट मतलब लास्ट वीक, हाँ लास्ट वीक ही बोलूँगा, मतलब फ्राइडे वाला जो क्लास था, किए हो ना सर आप लोग? कंपनी लॉ के क्लास में थे, आई थिंक सभी कोई थे। Yes, sir. तो उसमें आपका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट था सर, वो लास्ट में मैं बोला था डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पे, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पे, जिसमें कंपनी अपने पावर के बियॉन्ड में जाके कुछ नहीं कर सकता, है ना। जो लॉ का नॉर्मल कॉन्सेप्ट था उस केस का, कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, जिसमें ये कहा जाता है कि कंपनी अपने पावर के ऊपर जाके कुछ नहीं कर सकता, इवन इफ ऑल द शेयर होल्डर्स, अगर सारा का सारा शेयर होल्डर्स भी मिल के बोले तो भी नहीं कर सकते, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के ऊपर जाके कंपनी काम नहीं कर सकता। तो ये एशबेरी रेलवे कैरेज के साथ रीचे का एक केस था, और आप लोगों ने देखा था कि जो रीचे हैं, ये पहले एक्चुअली वो जो रेलवे कैरेज था, वो बेसिकली जनरल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो है, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। लेकिन इस बार वो रीचे के साथ एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आ गया था जिसमें वो बेल्जियम में एक रेलवे बनना था, रेल लाइन बनना था, जिस रेल लाइन का फाइनेंस करना है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन रेल लाइन का फाइनेंस करना ये एशबरी रेलवे कैरेज का ऑब्जेक्टिव में नहीं है ना। आई होप आपको थोड़ा सा याद आ रहा है, थोड़ा क्यों, पूरा याद आ जाना चाहिए। तो Yes, sir. उनका काम वो डब्बा बनाना था और वो तो क्या कहते हैं अपना वो क्या कहते हैं कंसेप्ट चेंज ऑब्जेक्टिव चेंज करके फाइनेंस कंपनी में घुस रहे थे, इसलिए उनके
डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस लगा था। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ठीक है, तो उसका फाइनेंस करना उसका ऑब्जेक्टिव में था ही नहीं। तो जब बाद में उसको पता चला कि इसका ऑब्जेक्टिव में है नहीं, तो जो रेलवे कैरेज है वो बेसिकली बोल रहे हैं कि भाई मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना है। लेकिन रीचे कह रहा है कि ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, पहले हाँ बोला फिर ना बोल दिया। तो बाद में जब बात कोर्ट में गया तो कोर्ट इसको इंटरप्रेट किया। आपको बात समझ में आ रहा है सर? कोर्ट इसको इंटरप्रेट किया और इंटरप्रेट करके ये बताया, एक्चुअली रीचे का भी गलती नहीं था। रीचे ने सोचा कि ये तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर है, तो मतलब जनरल मतलब क्या, जिसके अंदर सब कुछ आ सकता है ना। जनरल स्टोर में जैसे होता है ना, हर चीज मिलते हैं, इट्स लाइक दैट। तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन जनरल कॉन्ट्रैक्टर का जो वर्ड था, अब अगर आप लोगों को याद है, वो एक्चुअली इंजीनियरिंग कंपनीज के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, जो लोग कंपनी लॉ क्लास किए हो लास्ट वीक उनको पूरा समझ में आ रहा होगा। वो इंजीनियर के साथ, इंजीनियरिंग कंपनी के साथ वो जुड़ा हुआ था एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर, वो रेलवे गैरेज के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन था किसका, रीचे का। तो बाद में कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, ये मतलब ये कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। और अगर कोई कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव में बाहर जाके कोई काम करना चाहता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, सिंपल बात है। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रीचे रेलवे कैरेज के अगेंस्ट में केस कर रहा था, वो केस बनेगा नहीं। तो बाद में ये तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के केस में आपने इंटरप्रिटेशन देखा किस तरह से कोर्ट ने डिसाइड किया। वो अलग बात कि आज के डेट में डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस में जैसे कि अगर कोई काम कंपनी के ऑब्जेक्टिव में बाहर है कि कंपनी उस ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि एमओए में लिखा नहीं है, लेकिन आजकल स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के इजीली ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल हो गया आज के डेट में, इतना टफ नहीं है बहुत। मतलब जी एक जमाने में बहुत टफ हुआ करता था, बट आज काफी लॉ में डेवलपमेंट आया है, डायनामिज्म बहुत आया है, तो आज ये पॉसिबल है। इट्स नॉट वेरी टफ टू इन टूडेज वर्ल्ड। तो एक्चुअली देखो, लॉ तो बहुत पुराने जमाने में लिखा जाता है, मतलब जो भी पुराने जमाने में लिखा हुआ लॉ है उसको आज के डेट में कैसे इंटरप्रेट करें, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। ये मैंने अभी आपको जो बोला ये क्या था, ये कंपनी लॉ रिलेटेड एक जस्ट हाल फिलहाल में क्लास में किया था कि आपने देखा वहां पर कि किस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ हो रहा है। ठीक है, मतलब कुछ बोला कुछ एक जाता है, उसका मतलब कुछ और निकाला जाता है, फिर कोर्ट में उसको डिसीजन सुनाया जाता है लॉयर्स के थ्रू से, जज के थ्रू से, कि भाई इसका क्या मतलब निकलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ। जैसे मानो कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में सभी को आइडिया है। अगर मतलब चाहे मेरे पास अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़े हो सकता है पहले तो जरूर पढ़े होंगे। हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसका आइडिया है ना आप लोगों यस को, सर। है ना? यस सर। जैसे वेरी ओल्ड एक्ट, बहुत पुराना एक्ट है, इंडिया में ब्रिटिश जमाने का एक्ट है, लेकिन समय के साथ साथ अमेंडमेंट हुआ है सर, दैट इज डिफरेंट। बट अगर आपको मैं सिंपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में एक सिंपल सा बात करूँ, ठीक है, सिंपल बात ये है कि जैसे मानो कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जब बना था, तो उसमें सिंपल, अगर मैं इसको बिजनेस लेवल में जस्ट आपके साथ 2 मिनट बात करूं, जैसे मानो कि मेरे साथ किसी को कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करना है, चलो मान लेते हैं कि शिवम, ठीक है, मेरे साथ शिवम को एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करना है कि मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ। जैसे मानो कि मेरे पास अभी ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको, हेडफोन। ठीक है, मैं हेडफोन का बिजनेस करता हूँ और मैं ये हेडफोन शिवम को बेचना चाहता हूँ। तो अगर मानो कि हम लोग 1872 में होते, तो शिवम ये हेडफोन मैं तेरे को कैसे बेचता? हम लोग आसपास में नहीं रहते, दूर में रहते हैं, तू अपने मुजफ्फरपुर में रहता है और मैं अपने बंगाल में कोलकाता में रहता हूँ। तो अगर मुझे तुम्हें ये हेडफोन बेचना होता और अगर हम लोग 1872 में होते, तो किस तरह से बेचते, बोलो पहले ना? सर आप ऑफर करते। ऑफर किसके थ्रू से करते? चिट्ठी। चिट्ठी बेचते। दैट इज द पॉइंट सर। ठीक है, तो 1872 में और कोई उपाय था क्या? लेकिन सर अगर आज के डेट में हम, अगर शिवम को ये हेडफोन बेचना चाहता, तो मैं क्या करूंगा? चिट्ठी अपने भेजूंगा क्या साइट पे शिवम? दिखा सक नहीं, अपने साइट पे दिखा सकते हो, ऑनलाइन दिखा सकते हो, या फिर सामने फेस टू फेस देख सकते हैं, मतलब फेस अगर टू फेस छोड़ देते हैं, फेस टू फेस नहीं मिल पाएंगे हम लोग, मैसेज फेस कर टू। तो दीजिए सर। हाँ बोलो। वेबसाइट मैसेज कर रिएक्ट, दीजिए मैसेज करके, व्हाट्सएप। मेल कर दी सर। व्हाट्सएप व्हाट्सएप, फेसबुक, सब, एनीथिंग। सबसे इजीएस्ट वे तो व्हाट्सएप है मेरे हिसाब से, है ना, वो सबसे इजी वे। फेसबुक में भी समय लगता है, व्हाट्सएप सबसे इजी है। आजकल व्हाट्सएप में भी शॉप है ना सर, आप लोग देखो। चलो ठीक है, यस सर। व्हाट्सएप व्हाट्सएप में डाल देते हैं और शिवम को भेज देते हैं, शिवम देख ये तेरे को पसंद है, ये मेरा 1 साल पुराना है, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा पुराना हो गया है, मैंने इसको 300 में लिया था, क्या तुम मुझे 150 में दे दोगे, समथिंग लाइक दैट। अगर शिवम को डील पसंद हुआ तो संगे संग शिवम मेरे को पेमेंट करेगा और मैं शिवम के घर में इसको
क्या कर दूंगा सर, डिलीवरी कर दूंगा, ठीक है, एड्रेस पे कुरियर कर देंगे। तो जस्ट इमेजिन जब 1872 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बन रहा था तो क्या उनको पता था कि एक दिन ऐसा भी होगा कि कॉन्ट्रैक्ट व्हाट्सएप के जरिए से हो जाएगा, और वो भी एक छोटा सा, मतलब छोटा सा एक डिवाइस जिसके थ्रू से लाख लाख का कॉन्ट्रैक्ट, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर हो रहा है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी देखो तो जोमेटो में 1 लाख का सेल हो गया होगा इन दिस मोमेंट। हाँ सर, अभी बात कर रहे हैं इन दिस मोमेंट जोमेटो में 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट होके सेल हो गया होगा। अभी बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट में शायद करोड़ों का डील हो गया होगा। लेकिन क्या 1872 में क्या लॉ मेकर्स ने ऐसा सोच पाया था? नहीं ना। हाँ सर बोलो। नो सर। तो उस इस तरह से वो लोग लॉ में भी इस तरह का पॉइंट को लिखेगा भी नहीं। लेकिन अगर बात को समझा जाए कि जो लॉ 1872 में बना था, अगर उस लॉ को आप 2022 में रीड कर रहे हो, तो आप उसको जब इंटरप्रेट करोगे तो आप उसका मतलब लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करोगे कि नहीं करोगे? मतलब लिखा तो है, ठीक है, वहां पर लिखा है कि लेटर के थ्रू से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन क्या आज के डेट में लेटर के थ्रू से कॉन्ट्रैक्ट होता है? इवन ईमेल भी पुराना हो गया है। मैं आपको जो बोल रहा था, आजकल तो ईमेल भी नहीं भेजता, वेबसाइट में जाते हैं, कोटेशन डालते हैं और फटाफट काम हो जाते हैं। मतलब इतना फास्ट हो गया है। तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन का मतलब यही होता है कि कुछ चीजें लिखा होता है जिसको डायरेक्टली वर्ड्स वाइज समझने का कोशिश करते हैं, और कुछ चीजें ऐसे भी होते हैं जिसको अगर डायरेक्टली नहीं समझा जाए तो उसको समझने का क्या करेंगे सर, कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? यस ठीक सर। है, लॉ है, ठीक है। जज कभी भी ऐसा डिसीजन फटाफट नहीं ले सकता कि भाई जैसा लिखा है मैं तो वैसा ही बोलूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। भाई यहाँ पर तो लिखा है कि चिट्ठी में ही होना है तो आपको चिट्ठी में ही करना था। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट कि चिट्ठी में बोला है तो चिट्ठी में ही करना पड़ेगा, है ना? आप बात को समझो, ठीक है। तो चलो मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स क्रिएट करता हूँ। मैं इसीलिए आपके साथ ये सब बातें कर रहा हूँ क्योंकि ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जो चैप्टर के बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली चाहे आप कोई भी लॉ पढ़ लो, कोई भी लॉ, ऐसे जो लोग सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए पढ़ाई कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव लेवल में ये जनरल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में कंपनी लॉ के साथ कुछ अदर लॉ के अंदर इस लॉ को पढ़ाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप लॉ पढ़ते हो तो इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे कि मानो किसी को बेयर एक्ट पढ़ना है, ठीक है, किसी को कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है, इस चैप्टर के बाद मैं कॉन्स्टिट्यूशन में ही आऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप लॉ को पढ़ोगे तो आपको उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, लॉ कैसे समझा जाता है, लॉयर्स या जज उसको किस तरह से समझने का कोशिश करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको कुछ ऐसी चीजें समझने को मिलेगा कि कोर्ट में डिसीजंस कैसे होते हैं, कोर्ट के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो कुछ चीजें आप लोगों को पता है बिकॉज आप लोग इससे पहले बहुत सारा लॉ पढ़ चुके हो, ठीक है। इवन जूरिस्प्रूडेंस के अंदर एंड जनरल लॉ के अंदर भी आप लोगों ने काफी सारा लॉ पढ़ चुके हो। मतलब अगर मैं नॉर्मल और एक्ट जैसे कि मानो बिजनेस लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स को अगर मैं छोड़ भी दूं, पार्टनरशिप, एलएलपी, ठीक है, अगर आपको इधर कंपनी लॉ के अंदर तो आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई कर चुके हो या कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा जो लोग एग्जीक्यूटिव लेवल में जैसे मानो जनरल लॉ का पढ़ाई कर रहा है, उसमें भी वो लोग स्टैम्प एक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, आपका सिविल प्रोसीडियर कोड, क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड, पेनल कोड, क्या क्या नहीं पढ़ा। हाँ सर, साइबर लॉ, बहुत सारे लॉ मैंने हाल फिलहाल में पढ़ा के आया। तो इतना तो समझ आपको आ गया कि लॉ कैसे बन रहा है। लेकिन मैं ये चैप्टर इसलिए आज करा रहा हूँ, आपको आइडिया भी हो गया है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझो कि लॉ को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलो मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। स्क्रीन मैंने पहले शेयर कर लिया, ओके। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स? प्लीज टेल मी। यस सर। ओके सर। सीए में इसका नाम है, सेम नाम है सर, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, सेम नाम पे चार्टर्ड में भी बोला जाता है, नाम थोड़ी ना बदल जाएगा, ठीक है। चाहे जो भी पढ़े, चार्टर्ड पढ़ ले, सीएस पढ़ ले, सीएमए वाले पढ़ ले, नाम तो नाम वही रहेगा। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर मैं आपको जो बेसिकली कहना चाहता हूँ कि ये क्या है बेसिकली सर, ये statute is a will of legislature conveyed in the form of text, है ना। interpretation of construction of a statute is an age old process and as an age old language, ठीक है।
एज ओल्ड एज लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज जितना पुराना है इसका प्रोसेस भी उतना ही पुराना समझा जाता है. इट इज वेल सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ that as the statute is an edict of the legislature, the conventional way of interpreting or construing a statute is to seek the intention of the legislature. जो मैं आपको कहने का कोशिश कर रहा था कि लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ है उसका इंटेंशन क्या है. ठीक है, मतलब 1872 में, जैसे कि मैं अभी बोल रहा था आपको, 1872 में कॉन्ट्रैक्ट लेटर के थ्रू से होता था, तो आज के जमाने में भी लेटर के थ्रू से ही कॉन्ट्रैक्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं, व्हाट्सएप में भी हो सकता है. तो इंटेंशन समझना जरूरी है सर. ठीक है, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के अंदर आपको इंटेंशन समझना बहुत जरूरी है. मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है, इंटेंशन बहुत क्लियर कट होना चाहिए सर. ठीक है, एक मिनट रुको. जैसे मानो कि मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल, जैसे मैं आपको बोला कि वो पहले बताता हूँ मैं. अच्छा, और क्या बात कहता है ऑब्जेक्टिव में एक बार देख लेते हैं. द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर assimilates two aspects. One aspect carries the concept of meaning and another aspect conveys the concept of purpose. एक होता है मतलब और एक होता है purpose. And the object or the reason. Object क्या है, कारण क्या है, और spirit pervading through the statute. The process of constructions therefore combines both the literal and purposive approaches. मतलब एक होता है literal मतलब और एक होता है purposeful approach. ठीक है, literal मतलब जो उसका मतलब समझ में आ रहा है, और एक होता है उसका purpose क्या है. तो नेसेसिटी भी समझना पड़ेगा. नेसेसिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन वुड अराइज. नेसेसिटी क्या है, नेसेसिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन वुड अराइज ओनली वेयर द लैंग्वेज एज ए स्टैट्यूट ऑफ ए स्टैट्यूटरी प्रोविजन इज एम्बिगियस. एम्बिगियस मतलब जो क्लियर कट नहीं है. आपको समझ में आता है ना, एम्बिगियस मतलब जो क्लियर नहीं है, मतलब धुआं अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको समझने में दिक्कत हो रहा है. नॉट क्लियर, और वेयर two views are possible or where the provisions gives a different meaning of defeating the object of the statutes. If the language is clear and unambiguous, अगर कोई समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है लॉ में क्या बोला है या फिर मैटर क्या है, नो नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन वुड अराइज. है ना, अगर क्लियर है तो फिर इंटरप्रेट करने का क्या जरूरत है, जो समझ में आ रहा है वही करो. है ना. फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन द कोड ऑब्वियसली हैज टू टेक रिकवर टू वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स. These internal include title, preamble, headings, marginal notes. मैं ये सब बताऊंगा आप लोगों को धीरे धीरे. Illustrations, punctuations, proviso, schedule, transitory provisions, etc. ये सब आगे आगे चर्चा का विषय है. So ये सब मैटर को लेके चिंता करने का जरूरत नहीं है. लेकिन जो मैं बात आपको करने का कोशिश कर रहा कि कुछ बातें इंटरप्रेट करने में इजी हो जाता है, कुछ बातें इंटरप्रेट नहीं होता, जो एम्बिगियस होता है और जो अनएम्बिगियस होता है. अगर अनएम्बिगियस है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, समझ में आ रहा है. जैसे रिसेंट ट्रेंड में मैं आपको एक दूसरा कहानी बताता हूँ सर. इमेज देख के आप लोगों को चिंता नहीं हो गया ना, मतलब चिंता हो जाना चाहिए सर, ये कटरीना कैफ और विकी कौशल क्या कर रहा है. आप लोगों को किसी को इन्विटेशन मिला था क्या? मेरे को तो नहीं मिला, इसलिए ओरिजिनल कार्ड तो नहीं मिला, इसलिए मैंने इंटरनेट से उठाया. ओके देखो सर, देखो ये डेट सही है ना, 9 दिसंबर 2022, 6 सेंसस, 4th होटल राजस्थान. ठीक है, गैदरिंग लंच, सनी कौशल इनविटेशन, विकी विथ कटरीना. ये बात तो आप लोगों को पता है कि विकी और कटरीना का शादी हुआ है, सबको पता है सर. हाँ, सबको पता है. अच्छा, मानो कि आपको भी या फिर मानो कि ऐसे है कि जिनको जिनको इनविटेशन दिया है, इनविटेशन में आप लोगों को ये चीज भी खबर हुआ होगा कि मोबाइल बैन था वेडिंग में. बोलो ना, खबर था दादा इनके वेडिंग में? नो सर या हाँ सर? मेरे को तो इतना खबर मिला था कि इनके वेडिंग में मोबाइल बैन था, और इसीलिए इनका वेडिंग का कोई पिक्चर मार्केट में मीडिया पागल हो रहा था, लेकिन मिला नहीं. क्या मिला है सच में, इनका वेडिंग का पिक्चर मिला है क्या? হ্যাঁ मुझे तो দাদা नहीं একটা लग. লিক হয়েছিল हाँ একটা লিক হয়েছিল ফটো हाँ, लीक हो गया था किसी कारण से, वो अलग बात है. बट नॉर्मली वो लोग जानबूझ के शायद लीक किया हो. ठीक है, लेकिन नॉर्मली इन लोगों का वेडिंग का जो भी डिटेल्स इमेज वगैरह है, कुछ भी बाहर नहीं निकला था. ठीक है, क्योंकि मोबाइल बैन था. अब से फॉर एग्जांपल, मोबाइल बैन करने का पर्पस क्या था इनका, जो मानो कि जो इनविटेशन कार्ड इन लोगों ने भेजा था, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड. हाँ सर, ये मान के चलते हैं कि एक डॉक्यूमेंट्स है जो इनविटेशन कार्ड की तरह आप लोगों को
मतलब जिन लोग को इनवाइट किया गया उनको दिया गया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और उन पे काफी सारा कंडीशन दिया गया, ठीक है। जैसे मानो कि कंडीशंस में ऐसे बोला गया कि जैसे मोबाइल बैन, ये कंडीशन था, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक एक वन कार्ड में कितना मेंबर वहां पर आ सकता है, ठीक है। या फिर प्लेट, जिस प्लेट में खाना खाएगा उसका क्या कीमत है। सो फॉर एग्जांपल मैं बस बता रहा हूँ, ऐसे शायद होगा नहीं, ठीक है। तो एक कार्ड में मे बी से फॉर एग्जांपल 2 मेंबर मैक्सिमम ही उसमें एक कार्ड में विजिट कर सकता है, क्योंकि सही हाई प्रोफाइल है। अब कुछ ना कुछ कंडीशंस हो सकता है, आई डोंट नो, बट जैसे कि एक मोबाइल बैन का था। अब जैसे मानो कि मोबाइल बैन बोल दिया, तो किसी के कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था, उसने बोला कि ठीक है मोबाइल बैन किया है, हम वॉकी टॉकी लेके चलते हैं। अब बात को समझो सर, मोबाइल को बैन किया है तो हम वॉकी टॉकी लेके चलते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते, बोलो। हाँ हाँ क्योंकि मोबाइल बैन है तो फिर वॉकी टॉकी में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। वॉकी टॉकी क्योंकि मोबाइल में कैमरा होता है, वॉकी टॉकी में तो नॉर्मली कैमरा होता नहीं है, मैं जितना जानता हूँ। हो सकता है कोई क्या वॉकी टॉकी में कैमरा हो, बट मेरा जितना नॉलेज है उसमें वॉकी टॉकी में नहीं है। तो क्योंकि बोला मोबाइल बैन तो वो बंदा वॉकी टॉकी लेके पहुंच गया। अब मुझे ये चीज बताओ, क्या ये लीगल केस बन सकता है कि वो मोबाइल बैन था इनविटेशंस में, ठीक है। अब वो अलग बात, आप लोगों में से जो ज्यादा कंडीशंस लगा देगा तो कोई बोलेगा भाई सेल्फी नहीं लेने देगा तो मैं नहीं आ रहा भाई। हाँ आप लोग यही बोलोगे ना सेल्फी नहीं खींच सकते तो फिर मुझे नहीं जाना है, चलो मत जाओ, लेकिन केस को समझो। मैं यहाँ पर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ समझा रहा हूँ कि ये लोग जो डॉक्यूमेंट्स बनाया, दैट इज शादी का कार्ड। शादी का कार्ड क्या है सर, एक डॉक्यूमेंट्स की तरह काम कर रहा है। और उस कार्ड में वो लोग जरूर लिखा होगा कि मोबाइल बैन है, मैं जितना मुझे खबर मिला है, ठीक है। मोबाइल बैन है तो कोई वॉकी टॉकी लेके पहुंचा, तो बेसिकली कंडीशंस भंग कर रहा है। लेकिन क्या इसके अगेंस्ट में कोई केस बन सकता है, जस्ट टेल मी। नहीं। क्यों नहीं बन सकता? नो सर। अरे वॉकी टॉकी वाले में नहीं बनेगा, मोबाइल वाले में तो बन जाएगा। केस बन जाएगा इनके अगेंस्ट में, मतलब जो भी मोबाइल के जगह अगर वाकई হবে তো মোবাইল ওয়াকি টকি মোটামুটি ধরুন একটা সেলফি আছে, এটাতে হয়তো ক্যামেরা নেই কিন্তু ফোনের কাজটা তো হবে সমস্ত কিছু, এই জন্যই হতেই পারে सर सबसे মোবাইলের बड़ी মধ্যে। बात है कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये शादी का वेडिंग इनविटेशन कोई लीगल डॉक्यूमेंट है क्या? प्लीज टेल मी। नहीं। না हाँ ये तो सोशल डॉक्यूमेंट है, ये तो सोशल इनविटेशन है। क्या सोशल इनविटेशन पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? नहीं हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा जाता है सर, ये एक तब तो सोशल अभी तक शादी इनविटेशन। में गिफ्ट नहीं दिया। हाँ बोलो। नहीं, कभी कभी होता है ना, तब तो ऐसा भी होता है कि शादी में गिफ्ट नहीं दिया, गिफ्ट देना पड़ेगा। हाँ वही तो बात है ना, ये सोशल इनविटेशन है। अच्छा ये भी तुम गिफ्ट का बात किया, चलो गिफ्ट के बाद से मुझे याद आया, मानो कि ये लोग हाई प्रोफाइल शादी कर रहे স্যার हैं। हाँ बोलो। যদি এটা স্যার লিগ্যাল ডকুমেন্টস হতো তাহলে তো এটাতে ওয়াকি টকি যদি নিয়ে যেত তাহলে তো কোনো কন্ডিশন থাকতো না, মানে কোনো কন্ডিশন তো দেওয়া নেই যে ওয়াকি টকি নিয়ে গেলে কোনো লিগ্যাল কেস হবে। এমনিতেও তো তাহলে লিগ্যাল ডকুমেন্টস হলে তো কোনো কেস হতোও না। पहला बात तो ये सोशल इनविटेशन है, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं ना सर। पॉइंट टू बी नोटेड, ये एक मैरिज इनविटेशन है, ये एक मैरिज इनविटेशन है, ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लॉ कभी भी इसको लीगल डॉक्यूमेंट मानेगा ही नहीं, क्योंकि ये सोशल इनविटेशन है। मानो गिफ्ट के बारे में, जैसे मानो शिवम ने गिफ्ट के बारे में बोला, ये लोग मानो कि अपने इनविटेशन कार्ड में लिख के दिया कि हमारे लिए गिफ्ट जरूर लाना, लेकिन गिफ्ट में भी बोल दिया कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एटसेट्रा। बात को ध्यान से सुनिए, क्या लिख के दिया कि गिफ्ट लेके आ सकते हो, बट कैसा गिफ्ट होना चाहिए, गिफ्ट गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब इसके मतलब इसी तरह का चीज। अच्छा इसमें एटसेट्रा भी डाला हुआ है। एटसेट्रा मतलब डायमंड, एटसेट्रा मतलब कोई भी चीज आप गिफ्ट में ला सकते हो। कोई भी चीज मतलब कोई भी जैसे मानो डायमंड, तो फिर डायमंड जैसे जानो मानो पर्ल, ठीक है। पर्ल एक ऐसा ही कीमती चीजें हैं, या फिर कोई भी जेम्स, हाँ वो भी एटसेट्रा में आ सकता है। मतलब एटसेट्रा मतलब प्लैटिनम आ सकता है। जैसे मानो कि यहाँ गोल्ड बोला, सिल्वर बोला, डायमंड बोला, प्लैटिनम नहीं बोला, तो क्या प्लैटिनम नहीं लेके जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। मतलब पर्पस को समझो आप, ठीक है पर्पस को समझो। भले ही ये एक सोशल कंडीशन है, ठीक है, ये एक सोशल इनविटेशन है, इस पे कोई केस नहीं बन सकता, ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। बट आप अगर जाओगे तो फिर आप मतलब ये अगर मानो कि ऐसा कंडीशंस बना जा रहा है, भले ये एक अजीबोगरीब इन्विटेशन का बात मैं कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा वास्तव में करेगा नहीं,
बट फिर भी से फॉर एग्जाम्पल कि एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें शादी का कार्ड बनाया जा रहा है, आपको इन्विटेशन दिया जा रहा है, जैसे मोबाइल को बैन किया, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ क्यों मोबाइल बैन किया, ठीक है, पर्पस अलग अलग बात है, क्योंकि ये लोग अपनी शादी को प्राइवेट रखना चाहता था, क्योंकि आजकल मीडिया वाले किसी की जिंदगी को प्राइवेट रखना नहीं देना चाहता, हर एक के जिंदगी में घुसेगा, क्या देखेगा भगवान जाने, लेकिन हर एक का जिंदगी का पर्सनल लाइफ को छीन के रख लेगा। ये आज का मीडिया है, ठीक है। मीडिया को हर चीज में क्या चाहिए, खबर चाहिए, बिजनेस चाहिए, मतलब मीडिया के नाम पे सब डब्बा बन गया, मतलब मीडिया अच्छा करते हैं लेकिन आजकल मीडिया मतलब अच्छा ही कम और बुराई ज्यादा करते हैं, मतलब बुराई मतलब समाज को खराब यही कर रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना खराब ये मीडिया हो गया जिसके चक्कर में ये लोग भी बोला कि भाई मोबाइल बैन है, समथिंग लाइक दैट। सो सोशल इन्विटेशन है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है नहीं, तो बात कुछ नहीं बनेगा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कुछ कंडीशंस दे रहे हैं तो आप कंडीशंस को समझो, गोल्ड बोला, सिल्वर बोला, डायमंड बोला, साथ में एटसेट्रा जोड़ दिया, तो पर्ल या जेम्स हो सक उसके अंदर आ सकता है। सो व्हाट इज द पॉइंट सर, पॉइंट इज दैट कि हाउ यू इंटरप्रेट, जैसे ये मैं लीगल मतलब बेसिकली मैंने एक ये मैरिज डॉक्यूमेंट्स को एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट कर रहा था, लेकिन वास्तव में ये एक लीगल डॉक्यूमेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आप एक मैरिज डॉक्यूमेंट को एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो तो आप उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो कि भाई बोला है गिफ्ट में गोल्ड सिल्वर डायमंड लेके आ सकते हो, लेकिन साथ में एटसेट्रा भी बोल के दिया, तो क्योंकि एटसेट्रा बोल के दिया तो आप अगर पर्ल या जेम्स भी लेके जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्पस, तो लॉ हमेशा इसी तरह से पर्पस के साथ इंटरप्रेट करते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है। मोबाइल बोला बैन किया, तो मोबाइल क्यों बैन किया, जरूर कुछ पॉइंट होगा, तो आप मोबाइल के साथ वाकी टॉकी सिमिलर पैरामीटर में हो जा रहा है तो आप उसे भी छोड़ो ना, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब किसी को जाना नहीं है वो अलग बात, ठीक है, किसी को जाना नहीं है वो अलग बात, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लॉ मतलब ये डॉक्यूमेंट्स में वो कहना क्या चाहता है। अब ये अलग बात कि डॉक्यूमेंट्स लीगल है कि इलीगल है, मतलब सॉरी मतलब लीगली एनफोर्सेबल है या नहीं, इलीगल नहीं बोल सकते, ठीक है। सोशल जैसे कि ये सोशल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, तो इसके बारे में और चर्चा कुछ नहीं करना चाहिए मुझे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक सोशल डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन ये भी देखना है कि कब कोई डॉक्यूमेंट लीगली एनफोर्सेबल होगा और कब वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं हो पाएगा। जैसे एक सोशल डॉक्यूमेंट्स है, ये लीगल एनफोर्सेबिलिटी इसका नहीं आएगा, लेकिन क्या सर कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी आ सकता है, सर ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जिसमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी आप लोग डे टू डे लाइफ में देखते हो। जैसे मानो कि आप लोगों को मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया, या फिर मैम के पास कभी आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अकाउंट्स तो किए होंगे, हाँ सर, या फिर बचपन में क्लास 11 12 लेवल में भी पढ़े होंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कह रहे बोलो ना, है ना। जैसे मानो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये या प्रॉमिसरी नोट, हाँ कुछ भी उठा सकते हो मैं यहाँ से, ठीक है। जैसे मानो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चलो इसको मैं सेव करता हूँ थोड़ा तो कि बड़ा करके दिखा सकूँ, ये भी एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मैं सोशल मैटर से मैं थोड़ा सा लीगल मैटर में आ गया सर, आपको समझ में आ रहा है ना, मैं सोशल मैटर से थोड़ा लीगल मैटर पे आ गया। जैसे मानो कि ये एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, क्या बोला देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, अच्छा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है सर, ये कौन से लॉ में अंदर लॉ के अंदर आता है, बोलो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। थैंक यू सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ये एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो वो मैंने थोड़ा डॉक्यूमेंट्स में बात कर रहा था, अभी मैं थोड़ा इंस्ट्रूमेंट में बात कर रहा हूँ। अब देखो ये लीगली इन्फोर्सेबल है, जैसे मानो कि देखो विकास ₹50,000 में न्यू दिल्ली 15 अगस्त 2016 में ये बिल बना रहा है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों बनाया जाता है आप लोगों को पता है, जैसे मानो कि मैंने किसी को कुछ सेल किया, वो बंदा मेरे को बोल रहा है कि भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो हम दोनों के साथ बैंक का अच्छा रैपोर्ट है, हम लोग अच्छे बिजनेस करते हैं, तो ये बिल्स लेके मतलब मेरे को पैसा चाहिए, तो मैं जिसको सेल किया था वो मेरे को अभी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसके ऊपर बिल ड्रॉ करूंगा और वो बिल लेके मैं बैंक के पास जाऊंगा, तो बैंक मेरे को वो क्या करके देगा सर, सिंपल डिस्काउंट करके पैसा देगा, या फिर बिना बैंक का भी बिना डिस्काउंट का भी बिल होता है, दैट्स डिफरेंट, वो एंडोर्स बिल्ड होते हैं, ठीक है। मतलब आप उसको दे दो वो उसको दे दो, इस तरह से जिसको देगा प्रॉमिसरी नोट जैसे, वो बिना मतलब वो बिना डिस्काउंट का एंडोर्समेंट होता रहता है उसका, ठीक है। मैं भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, मैं जिसको बोलूंगा या तो मेरे को या मैं जिसको बोलूंगा उसको पे कर देना, द सम ऑफ ₹50,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसिप्ट, ठीक है। इसमें देखो जिससे मेरे को पैसा चाहिए था, मतलब जिससे विकास को पैसा चाहिए, ठीक है, उसने एक्सेप्टेड ने साइन कर दिया निश्चय, ठीक है, एक्सेप्टेड, तो बिल्स ने एक्सेप्ट जिसने किया, ठीक है, वो उसके पास क्या हो गया बिल्स पेबल, और जिसको पेमेंट एक्चुअली
मिलेगा, ठीक है, वो है विकास। तो विकास ने बिल ड्रॉ किया, ये हो गया आपका ड्रॉयर, ठीक है, ये हो गया ड्रॉयर, ये हो गया ड्रॉई या पेई, ठीक है, और ये हो गया टू निश्चय को ये बिल दिया जा रहा है। तो बेसिक खेल क्या है यहाँ पर, ये किसी के लिए राइट क्रिएट कर रहा है। राइट क्रिएट करना मतलब सर एसेट क्रिएट कर रहा है कि भाई जैसे इसको मिलेगा पैसा और इसके लिए लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, इसको पैसा देना पड़ेगा सर्टेन डेट के अंदर। तो ये क्या हो गया, ये भी एक डॉक्यूमेंट है और ये एक इंस्ट्रूमेंट भी है। हाँ सर, ये डॉक्यूमेंट भी है साथ में एक इंस्ट्रूमेंट भी है। तो ये डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट लीगली क्या कर रहा है, एक लीगल इंटरप्रिटेशन ये आ रहा है। जैसे वो शादी वाला केस में वो डॉक्यूमेंट तो था बट वो इंस्ट्रूमेंट नहीं था और उसके कारण उसका लीगल एनफोर्सेबिलिटी भी नहीं था। लेकिन इस केस में ये डॉक्यूमेंट भी है साथ में इंस्ट्रूमेंट भी है और एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ये एक लीगल डॉक्यूमेंट भी बन जाता है। और अगर बाई चांस निश्चय ने प्रॉपर टाइम पे पेमेंट नहीं करता तो क्या इसका ऑब्लिगेशन आता है कि नहीं होता इसके अगेंस्ट में केस करने का? विकास निश्चय पे केस कर सकता है ना? बोलो सर। यस सर। है ना? तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे अभी, ये सब बेसिक चर्चा है, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग जानते हो कि ऐसा होता है, अकाउंट्स में भी किए हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बचपन में भी पढ़ाया जाता है, वहां पर भी शायद पढ़े हो, यहाँ पर भी पढ़ाएंगे सर आगे आगे कॉमर्शियल लॉ के अंदर। सो व्हाट इज द केस यहाँ पर, मतलब इतना सारा बात मैं क्यों सुना रहा हूँ? कभी आपको मैं विकी कौशल कटरीना के शादी में लेके चला गया, कभी मैं आपको बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल में लेके आ गया, ठीक है, ठीक है। इतना सारा बात मैं क्यों सुना रहा हूँ आपको? इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ सर, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो चलो मैं आपको डिटेल्स में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का एक एक बात बताता हूँ कि ये क्यों जरूरी है, किस लिए आया है, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है। बेसिकली किसी भी लॉ को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, ठीक है, उस इंटरप्रिटेशन के पीछे का क्या रीजंस होता है, ठीक है। नो द नीड एंड ऑफ फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, understand and explain the various rules for interpretation of statutes, learn about various internal and external aids to interpretation, and understand the rules of interpretation of deeds and documents, ठीक है। rules of interpretation of deeds and documents, तो क्या है डॉक्यूमेंट्स, क्या है डीड्स, क्या है इंस्ट्रूमेंट, सब बात करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो चलो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सर, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, मतलब कोई भी डीड हो, कोई भी स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मतलब बेसिक जनरल लॉ, लेमैन के हिसाब से स्टैट्यूट क्या होता है, लॉ होता है। तो कोई भी लॉ हो, डीड हो, डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है सर, इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। बिना इंटरप्रिटेशन का बात नहीं बनना चाहिए। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स डीड्स एंड डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको मैं आगे आगे बताऊंगा, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ रेलिवेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है, उसके अंदर आपको ये थोड़ा वाइटल एरिया हो जाएगा। प्राइमरी रूल्स है एक, सेकेंडरी रूल्स है एक, ठीक है। और जब बात आता है एड्स टू इंटरप्रिटेशन, मतलब इंटरप्रिटेशन को हेल्प करने के लिए क्या चीजें आते हैं, तो एड्स टू इंटरप्रिटेशन में आपको आ जाएगा इंटरनल एड एंड एक्सटर्नल एड। और एक कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट, मतलब डीड्स डॉक्यूमेंट को इंटरप्रेट करने का तौर तरीका कुछ है या है नहीं, ठीक है। तो ये बात है। तो चलो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। चाहे आप कंपनी सेक्रेटरीज के लिए पढ़ रहे हो या चार्टर्ड के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, इन प्रैक्टिस में हो या फिर आप जॉब में हो, ठीक है, आपका खुद का फार्म है या फिर आप जॉब करते हो, you will be required to read various laws and statutes. Often these enactments may be capable of more than one interpretation. बात को ध्यान से समझिए। Often these enactments may be capable of more than one interpretation. It is in this context that awareness of interpretation as a skill becomes relevant. आप समझ रहे हो ना? As a chartered accountant, as a company secretary, even CMA को भी जानना चाहिए होता है, ठीक है। तो ये अब लॉयर को तो सर क्या बताऊं मैं, जो LLB या LLM वगैरह करते हैं उनको तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट अवेयरनेस ऑफ इंटरप्रिटेशन एज अ स्किल बिकम्स रेलेवेंट. This chapter will enable you to understand certain rules of interpretation as well as the various internal and external aids to interpretation. Aids मतलब जो interpret करने में आपको help करेगा. We shall also discuss the art of interpreting deeds and documents. Deed को या documents को कैसे interpret किया जाता है. This study relates to interpretation of statutes, deeds and documents. So it is necessary that we understand what these words and certain other terms denote. मतलब आपको पहले जानना चाहिए स्टैट्यूट क्या है, डीड क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, ये सब इंटरप्रिटेशन क्या है, ये सब पहले जानो, उसके बाद आगे आगे कैसे उसको आप मतलब ये सब को इंटरप्रेट करोगे वो फिर जानोगे आप, ठीक है। तो पहले इसको जानते हैं। सर प्लीज टेल मी सर।
आपको इतना तो समझ में आ गया कि क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं? बताओ सर। यस सर। सबको समझ आ रहा है ना? तथा रोशनी, नंदिनी, ज्योति। है यस सर। सर। ओके हाँ सर। ओके। संपत ने समझ में आ रहा है ना वो? ओके सर। सर स्टैट्यूट क्या है पहले समझो। व्हाट इज स्टैट्यूट? जैसे कि चैप्टर का नाम ही देता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। नाउ व्हाट इज स्टैट्यूट्स? सो स्टैट्यूट टू द कॉमन मीन, द टर्म स्टैट्यूट generally means laws, niyam and regulations of various kinds irrespective of the source. Irrespective of the source, एक second. Irrespective of the source from which they emanate. मतलब कहाँ से आया है वो फर्क नहीं पड़ता, नियम है ये फर्क पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? कहाँ से आया है इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नियम है तो क्यों है। ठीक है, आपको इंटरप्रेट करना है। जैसे मानो कि आप अपने आप को लॉयर ही नहीं, अपने आप को एक डिटेक्टिव की तरह भी सोचो। ठीक है, डिटेक्टिव जैसे जब जासूस को पकड़ते हैं या खूनी को पकड़ते हैं ना, मर्डरर को पकड़ते हैं, वो ना खून को नहीं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों खून किया है ना सर? खून खून से भी इंपॉर्टेंट है, वो मोटिव को ढूंढते हैं। यस ना, कि किस लिए खून किया है। अगर मोटिव समझ में आ जाए तो खूनी भी समझ में आ जाएगा। यस और नो? जस्ट लाइक ए डिटेक्टिव। जैसे अगर आप लोग डिटेक्टिव मूवीज देखते हो, मुझे तो बड़ा पसंद आता है डिटेक्टिव मूवीज, जब भी मौका मिलता है देखता हूँ। स्पेशली बंगाली डिटेक्टिव मूवीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि बंगाल में दो फेमस है सर, दो तीन फेमस है। एक आपका शरदिंदु बंदोपाध्याय, जिसमें आप लोग जानते हो ब्योमकेश बख्शी, और एक आपका फेलुदा, हाँ, सत्यजीत राय। तो ये देख देख के पढ़ पढ़ के बड़े हो गए, तो डिटेक्टिव का एक आइडिया लग गया है। So, statute to the common man, the term statute generally means the laws and regulations of various kinds. और जिनको इंग्लिश पसंद है वो इंग्लिश में बड़ा फेमस है। क्या नाम है सर? शार्लॉक होम्स। जानते हो ना आप लोग? पढ़े हो शार्लॉक होम्स को? उनका बहुत फेमस मूवीज है हॉलीवुड में। नाम सुना। नाम सुना? The word statute is now synonymous with an act of parliament. ये जो statute है ना, ये अभी synonym हो गया है parliament act के साथ। ये statute जो word है ये synonymous हो गया है। Broadly speaking, it is the written law that legislature establishes directly. Maxwell, बड़ा famous lawmaker है, defines statute as will of the legislature, as will of the legislature. In India, statute means an enacted law. That is law either enacted by the parliament और बाई स्टेट लेजिस्लेचर, या तो स्टेट लेजिस्लेचर में है या फिर पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेजिस्लेचर में। ठीक है, इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर पासिंग ऑफ बिल। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का डिटेल्स नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, तब आपको बताऊंगा। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर पासिंग ऑफ अ बिल इन लोकसभा एंड राज्यसभा। भारत में जो पार्लियामेंट है सर, पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। इसमें अपर हाउस का मतलब है राज्यसभा और लोअर हाउस का मतलब है लोकसभा। ठीक है, मतलब बेसिक बात है कि हम लोग जिनको चुन के भेजते हैं, एमपी बना के, वो लोकसभा में जाते हैं, और फिर एक बनता है मंत्री से जुड़ा हुआ जो राज्यसभा का मेंबर है। मैं उस डिटेल्स में कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में आपको बताऊंगा कि लोकसभा कैसे फॉर्म होते हैं, राज्यसभा कैसे फॉर्म होते हैं। बट इतना समझ के चलो कि एक हो गया आपका अपर हाउस, एक हो गया आपका लोअर हाउस। जब कोई एक्ट आता है तो दोनों सभा में पास करना चाहिए। जैसे कि जीएसटी के केस में एक प्रॉब्लम हुआ था, जीएसटी पास हो रहा था, मतलब पास होने से पहले 2017 में, 2016 में बेसिकली जीएसटी एक्ट आया और 17 से उसको मतलब इनैक्टेड किया गया। 2016 में जीएसटी आने से पहले लोकसभा और राज्यसभा में कहाँ पर पहले पास हुआ था, किसी को आइडिया याद है? मुझे जितना याद आ रहा है राज्यसभा में पास हुआ था जीएसटी, लोकसभा में पास नहीं हो रहा था। ऐसा ही बात था ना? या फिर लोकसभा में पास, लोकसभा में पास हो नहीं गया नहीं, था, अपर हाउस में हो गया था, अपर हाउस में हो गया था, लोअर हाउस में प्रॉब्लम आ रहा था। लोअर हाउस में प्रॉब्लम आ रहा था। তাই কি তথা তথার हाँ। মনে থাকার কথা। তো শিবম ने तो बताया। হ্যাঁ স্যার, আগে রাজ্যসভায় হয়েছিল, তো লোকসভায় হচ্ছিল না বলে এটা মানি বিল করে লোকসভায় পাস করিয়েছিল। हाँ, मनी बिल करके लोकसभा में पास, मनी बिल थोड़ा इजीली पास हो जाता है। ठीक है, ये सब बात करूंगा सर, जब कॉन्स्टिट्यूशन में बात करूंगा ना तब इसका डिटेल्स में जाऊंगा। तो इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर पासिंग ऑफ बिल
इन लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड फाइनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और उसके बाद आपको दोनों हाउस में पास कराने के बाद आपको जाना पड़ेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें अपना एसेंट दे देगा, इट बिकम्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टैट्यूट। तो सिंपल बात है कि कोई भी चीज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टैट्यूट क्या है आपको समझ में आ गया। जैसे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कंपनी लॉ हो, ठीक है, चाहे सिविल प्रोसीड्यूर कोड हो, पेनल कोड हो, जो भी आप देख रहे हो, इतना सारा लॉ है। अगर जनरल लॉ के अंदर ही आप देखो तो कितना सारा लॉ सीएस को ही पढ़ना पड़ता है। आप देखो सर, कितना सारा पूरा लॉ का एकदम भरमार है, जो नॉर्मल लॉयर्स को भी जानना पड़ता है, और एज ए कंपनी सेक्रेटरीज को भी बहुत सारा लॉ इसमें सिखाया जाता है। इसमें बड़ा फेमस है आपको, जैसे रिसेंट में आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया, इसमें 17 लॉ है। सोर्स ऑफ लॉ मैंने हाल फिलहाल में कंप्लीट किया डिटेल्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले एक बार किया, फिर से स्टार्ट करूंगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में अभी अब करा रहा हूँ, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से ही डिपेंड करता है अब आगे ईच एंड एवरी लॉ को कैसे समझोगे। लेकिन इसके पहले भी मैंने आपको बहुत सारा अलग अलग लॉ पढ़ाया, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, लिमिटेशन एक्ट, सिविल प्रोसीडियर कोड 1908, ठीक है, इंडियन पेनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, स्पेशल कोर्ट ट्राइब्यूनल एंड कंपनीज एक्ट एंड अदर लेजिस्लेशन, इसका एक अलग चर्चा करूंगा मैं। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इतना सारा लॉ तो आपको जनरल लॉ के अंदर ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा आपको स्पेशल लॉ में, क्योंकि आप लोग चार्टर्ड हो, सीएस हो, तो आपको कंपनी लॉ में काफी अच्छा नॉलेज चाहिए होता है, आपको बिजनेस लॉ में, इकोनॉमिक लॉ में नॉलेज चाहिए होता है, ठीक है। वो सब तो अपने अपने जगह में है ही सर, ठीक है। तो सवाल क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है ना सर। कोई भी चीज या कोई भी पर्टिकुलर मैटर जो लॉ बनता है या स्टैट्यूट बनता है, उसका प्रोसेस है आपको दोनों हाउस में पास होना पड़ेगा, ठीक है, इंडिया के अंदर, और उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट होगा तो वो लॉ बनता है, ठीक है। और हमारे यहाँ पर इंडिया में जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टैट्यूट को हम लोग सिनोनिमसली यूज करते हैं। Thus, that which originate through legislation is called enacted law. जो legislation बन के आ रहा है उसको enacted law बोलते हैं, और statute as against unenacted और unwritten law. Statute कई बार unenacted या unwritten law भी statute बन के आ सकता है। However, the constitution does not use the term statute, though one finds the terms law used in many places. Constitution इसको statute को properly use नहीं करता, but फिर भी one finds the term law used in many places. The term law is defined as including any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification and the like. तो law कैसे आ सकता है? Ordinance पास करा के आ सकता है, order पास करा के आ सकता है, bylaw बना के आ सकता है, rule बना के आ सकता है, regulations फॉर्म करके आ सकता है, even if notification दे के भी आ सकता है, तो उसको भी आप स्टैट्यूट समझ सकते हो। इन शॉर्ट, स्टैट्यूट सिग्निफाइज रिटन लॉ एज अगेंस्ट अनरिटन लॉ, ठीक है। एक लिखित लॉ है जो अनरिटन लॉ के अगेंस्ट में फॉर्म किया जाता है, ठीक है। सो स्टैट्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है, जो लिखा हुआ है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये उठता है सर, ये जो भी लिखा होता है इसको समझने के लिए आपको कुछ और पॉइंट समझना होगा। जैसे कि हम लोग लॉ को समझने के लिए या स्टैट्यूट को समझने के लिए क्या बोला सर, डॉक्यूमेंट के बारे में बात किया, डीड के बारे में बात किया, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किया। सो व्हाट इज डॉक्यूमेंट? व्हाट इज डॉक्यूमेंट? So generally understood, a document is a paper or other material thing giving information, proof of evidence of anything. The law defines document in more technical form. Section 3 of the Indian Evidence Act, point to be noted, ये एक्ट आपको अलग से पढ़ा जाता है, ठीक है। Section 3 of the Indian Evidence Act 1872 states that document means any matter. Document means any matter expressed or described upon any substance. सब्सटेंस मतलब किसी भी चीज पे लिखा जा सकता है, पेपर में लिखो, पत्थर में लिखो, गोल्ड पे लिखो, सिल्वर प्लेट करके लिखो, आप समझ रहे हैं उनको, ठीक है। सब्सटेंस मतलब कहीं पर भी डिस्क्रिप्शन हो उसका, ठीक है। मींस एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। चाहे आप लेटर के तरफ से लिखो, फिगर बनाओ, कोई इमेज बना के लिखो, कुछ मार्क्स उसके अंदर डाल दो, और बाई मोर देन वन और मोर दिस मीन्स, मतलब लेटर, फिगर, मार्क्स सब कुछ मिला जुला के करो, ठीक है। इंटेंडेड टू बी यूज्ड और व्हिच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। आप जो कुछ भी कर रहे हो उस मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए कर रहे हो, चाहे उसके लिए आप लेटर में लिखो, फिगर या इमेज यूज करो, ठीक है, या फिर कार्टून यूज करो, मार्क्स यूज करो, जो करना है करो,
लेकिन आप उसको डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हो, रिकॉर्डिंग दैट मैटर, उस मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए आप जो कुछ भी बनाते हो वही डॉक्यूमेंट है। तो समझ में आ रहा है सर व्हाट इज डॉक्यूमेंट? हेलो, हाँ सर। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लेटर फॉर्म में हो सकता है, इमेज फॉर्म में हो सकता है, मार्क्स फॉर्म में हो सकता है, या फिर तीनों सब कुछ मिला के भी हो सकता है। राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट, writing is a document and any words printed, photographed are document. Writing तो document है ही, any words printed, photographed are also documents. Section 3 of subsection 18 of General Clause Act, ये अलग एक्ट है, इसके बाद मैं ये वाला एक्ट भी पढ़ाऊंगा आपको, General Clauses Act 1897, ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के साथ साथ ही मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। General Clauses Act 1897 ये स्टेट, ये क्या कहता है, that the term document shall include any matter written, expressed, described upon any substance, again वही बात, by means of letter, figures or marks, or by more than one of those means which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording this matter. बस एक ही बात है ना। बस यहाँ पर एक वर्ड शायद ज्यादा है, expressed, देखो तो जो इसमें नहीं था, जो नहीं था मैंने एक्सप्रेस यहाँ पर भी था। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब, अच्छा रिटन वर्ड नहीं था, हाँ, any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figure or marks by more than one of those means intended to be used, मतलब इसमें written word एक्स्ट्रा जोड़ा गया, any matter written, expressed, described, बाकी सब कुछ वही है, बस जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में इसको written बोल के लिखा गया, ठीक है सर। डॉक्यूमेंट क्या है समझ में आ रहा है सर? जैसे मानो ये जो मैं आपको ये जो मैं आपको अभी इसका शादी का कार्ड दिखा रहा था विकी और कैटरीना का, ये भी एक डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट है, बट ये लीगल डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, दैट इज सब्जेक्ट टू डिस्कशन, है ना सर। लीगल डॉक्यूमेंट है या नहीं है, दैट इज सब्जेक्ट टू डिस्कशन, मतलब ऑब्वियसली लीगल तो है नहीं बिकॉज सोशल मैटर है, लेकिन दैट दिस इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट, है ना। देखो इसमें पिक्चराइज किया गया, फोटोग्राफ डाला गया, हाँ सर, कहाँ शादी होगा नहीं होगा वो बोला गया, हाँ कहाँ होगा वो बोला गया, तो ये भी डॉक्यूमेंट है ना सर, क्या बोलते हो? यस सर। अरे डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन जो है उसके हिसाब से मैच तो कर रहा है ना, बिल्कुल मैच कर रहा है। रिटन है, एक्सप्रेस्ड है, डिस्क्राइब्ड है, एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स। आजकल तो सर ऐसे भी होते हैं ना, वो जो लोग थोड़े से मतलब रिच में मतलब अपने रिलेटिव्स के अंदर या रिच कल्चर बनाना चाहता है, चांदी समझते हो, चांदी इन द सेंस सिल्वर प्लेटेड कुछ चीजों में इनविटेशन भेजते हैं, ऐसा भी होता है ना सर? हाँ, सिल्वर प्लेटेड इनविटेशन ऐसा भी होता है, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस में लिखो, के पत्ते के शेप में कटवा के और उस पे लिखा होता है। अच्छा, पान के पत्ते के शेप में कटवा के करते हैं। ऐसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक्चुअली जो ट्रेडिशनल इनविटेशन है इन इंडिया, उसमें पान और सुपारी मतलब बीटल एंड बीटल नट्स, बीटल लीव्स एंड बीटल नट्स, ये दोनों का बहुत इस्तेमाल होता है। मैं जितना जानता हूँ हम लोग के मतलब ट्रेडिशनल, अगर गांव साइड में ज़्यादा अभी भी चलता है सर, जो लोग अभी भी ट्रेडिशनलिज्म फॉलो करते हैं, इनविटेशन के लिए कार्ड नहीं, इनविटेशन के लिए कार्ड से भी इंपॉर्टेंट माना जाता है ये सुपारी बोलते हैं हम लोग उसको बंगाली में, सुपारी एंड पान, ठीक है, तो द बीटल नट्स एंड बीटल लीव्स, वही जाके एक्चुअली इनविटेशन ट्रेडिशन एखोनो आसामे फॉलो करे, अभी भी यहाँ पर भी चलता है, बट वो गांव साइड में चलता है, शहर के लोग सर ये सब नहीं फॉलो करते। जैसे मैं आपको बोला ना आसाम में होता है, मैं पूरा भारत में भी इसका कल्चर है सर, साउथ इंडिया में भी इसका कल्चर है, बिहार में भी, समझ रहे हो सर? देखो मतलब यही एक्चुअल है, तो अब इसी को थोड़ा रिच कल्चर में, रिच इन द सेंस पैसा ज्यादा होने से लोग जो सोचते हैं, ठीक है, कि भाई पान नहीं सिल्वर को काट के पान बनाएंगे, तो बनाओ क्या था, प्रॉब्लम क्या है, डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं। ओके, तो ये था डॉक्यूमेंट्स के बारे में, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 3 सबसेक्शन 18 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या मैटर होता है? देखो, अच्छा मैटर जैसे मैं बोला तो डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा सर, मैटर होगा, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड करेगा, डॉक्यूमेंट्स का कोई सब्सटेंस होगा और डॉक्यूमेंट का कोई मतलब होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई केस बनता है ना या जो भी कोर्ट में मैटर जाता है तो उस पर डॉक्यूमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में मैटर होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, इट्स यूजेज विद द वर्ड एंड एनी शोज
any shows that the definition of document is comprehensive. तो डॉक्यूमेंट में मैटर क्या है? इट्स अ वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट. रिकॉर्ड क्या है? द सेकेंड एलिमेंट मस्ट बी सर्टेन म्यूचुअल एंड मैकेनिकल डिवाइस एम्प्लॉयड ऑन दी सब्सटेंसेस. मतलब जिस पत्थर में लिखो, कार्ड में लिखो, सिल्वर प्लेट में लिखो, जहां भी लिखो सब्सटेंस में क्या रिकॉर्ड किए, द सेकेंड एलिमेंट मस्ट बी सर्टेन. निश्चित रूप से समझा जा रहा है कि इसमें क्या लिखा है. म्यूचुअल और मैकेनिकल डिवाइस, इट मस्ट बी इन राइटिंग, एक्सप्रेशन और डिस्क्रिप्शन. अब उसमें डिस्क्राइब करके बताओ, अब उसमें लिख के बताओ, अब उसमें अपना एक्सप्रेशन जताओ, जैसा मर्जी वैसा करो. ठीक है. जैसे मानो एक्सप्रेशन से मुझे समझ में याद आ रहा है, जैसे मानो कि मुझे याद है बचपन में मैं चिट्ठी लिखता था अपने घर पे, जब मैं हॉस्टल में रहता था, रामकृष्ण मिशन के हॉस्टल में. तो मैं चिट्ठी लिखता था, क्लास 5 में पढ़ता था तब. ठीक है. तो जैसे मानो कि मेरे को जैसे एक्चुअली आश्रम में था, तो वहां पर ना फेस्टिव्स होता था. तो फेस्टिव्स वगैरह में ना हम लोग थोड़ा सा सजते धजते थे, मतलब धोती, एकदम प्योर धोती पहनते थे, पाजामा पंजाबी जो इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल होते हैं. तो वो फेस्टिव टाइम में ना हम लोग थोड़ा सा नया कपड़ा पहनते थे और थोड़ा सजते थे, तो कोई कुछ नहीं कहता था. नॉर्मल डे में हम लोग नॉर्मल स्कूल के ड्रेस में ही रहते थे. तो मैं चिट्ठी में लिखता था कि मेरे लिए एक नया धोती भेजने के लिए, ताकि स्टाइल स्टेटमेंट हो जाए, क्योंकि मिशन कल्चर है तो वहां पर धोती का बहुत स्टाइल स्टेटमेंट होता था. आजकल जैसे जीन्स का स्टेटमेंट होता है सर, हम लोग नॉर्मल देखते हैं, पर वो उस जमाने का बात कर रहा हूँ, 99 2000 आई थिंक, उसके 2001 आई थिंक आसपास का. ठीक है. तो हम लोग ऐसे, मैं चिट्ठी में लिखा था कि मेरे को ये चाहिए, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो. ठीक है. तो ये क्या हो गया, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ. ठीक है. दैट इज ऑल्सो रिकॉर्डिंग. हाँ, वो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट दैट इज ऑब्वियसली ये एक सोशल मैटर है. ठीक है. माँ के साथ बच्चे का नॉर्मल बातचीत चल रहा है हॉस्टल से, तो राइटिंग है, एक्सप्रेशन भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, तो रिकॉर्ड तो हो रहा है. ठीक है. बट लीगल बनेगा कि नहीं बनेगा वो अलग बात. ऑब्वियसली सोशल मैटर लीगल नहीं बन सकता. Substance, this is the third element on which a mental or intellectual elements comes to find a permanent form. Substance जो है सर, substance मतलब इसमें मेंटलिटी, इंटेलेक्चुअलिटी, ये पार्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आता है. एंड फिर फोर्थ आता है मीन्स. दिस प्रेजेंट fourth element by which such permanent form is acquired, and those can be letters, any figures, marks, symbol which can be used to communicate between the two person. जो भी मतलब आप उस चिट्ठी में या फिर उस डॉक्यूमेंट्स में लिखना चाहते हो, उसमें आप लेटर यूज करो, फिगर यूज करो, मार्क्स यूज करो, सिंबल यूज करो, जो कम्युनिकेट करेगा दो इंसानों के बीच में या दो पार्टीज के बीच में. ठीक है. तो जाके वो बन जाएगा डॉक्यूमेंट्स. तो डॉक्यूमेंट में क्या है सर, मैटर होगा, रिकॉर्ड होगा, सब्सटेंसेस होगा, मीन्स होगा. समझ में आ रहा है सर? इंटरप्रिटेशन चल रहा है, एक चिट्ठी का इंटरप्रिटेशन, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंटरप्रिटेशन. समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? स्टोरी तो मैं पहले ही सुना है आपको बैठे बैठे. ठीक है. अभी बस लीगल वर्ड सुना रहा हूँ और कुछ नहीं. अच्छा, अब बात आता है सर इंस्ट्रूमेंट की. जैसे इंस्ट्रूमेंट में मैंने पहले ही बात कर लिया, इंस्ट्रूमेंट में मैं पहले ही बात कर लिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बात करके. फिर भी देख लो, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट? In common parlance, instrument means a formal legal document which create or confirms a right or record a fact. Right records a fact. It is formal writing of any kind, such as an agreement, deed, charter or record, drawn up and executed in a technical form. It also means a formal legal document having legal effect, either as a creating a right or liability or as of अफोर्डिंग एविडेंस ऑफ इट. जैसे कि मैं आपको बोला अभी कुछ देर पहले, जब मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बात कर रहा था, इट्स अ वेरी फेमस पॉइंट सर. बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत इजीली आपको समझ में आ जाता है, बिकॉज आप लोग जानते हो. ठीक है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक भी यूज कर सकते हो, चेक भी वन टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है. प्रोमिसरी नोट भी यूज कर सकते हो, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज से पहले यूज ज्यादा होता था. जिसमें जैसे कि यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था कि जैसे मानो कि ये जो बिल 50,000 का जो बिजनेस डील हुआ था, ठीक है, इसमें 50,000 चाहे नॉन बिजनेस भी हो सकता है, ये 50,000 बेसिकली विकास को चाहिए 3 months आफ्टर डेट. कौन देगा विकास को? निश्चय देगा. तो निश्चय इसको एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब निश्चय इसका बिल्स पेबल भरना चाहता है, मतलब ये पैसा एक्चुअली मिलेगा विकास को फ्रॉम निश्चय से, है ना. तो निश्चय के पास क्या बन गया सर? लायबिलिटी बन गया, और विकास के पास राइट बन गया. आप समझ रहे हो ना? तो इंस्ट्रूमेंट क्या है सर? इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक तरह का ऐसा डॉक्यूमेंट है इंस्ट्रूमेंट, जिसमें किसी के लिए राइट बन जाता है तो किसी के लिए लायबिलिटी बन जाता है. आपको बात समझ में आ रहा है?
ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो एविडेंस बन रहा है, স্ট্যাম্প অ্যাক্ট हाँ बोलो। যেটা স্ট্যাম্প একটা শিখিয়েছিলেন না यस যে यस রাइट बिल्कुल, हाँ ये स्टैम्प एक्ट के अंदर डिटेल्स में मैंने बात किया था। वेरी गुड सर, वेरी गुड था संपत, ठीक है। डीड इज ऑल्सो लाइक दैट, डीड के अंदर भी मैं ऐसा ही बात किया था, है ना। तो डीड इंस्ट्रूमेंट इसी तरह से बनाया जाता है। ये बात स्टैम्प एक्ट के अंदर तो और अच्छे से बताया गया है सर, या फिर मैं बाद में फिर से स्टैम्प एक्ट का क्वेश्चन डील करूंगा, फिर से मैं बताऊंगा। तो इन सिंपल व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट, ये भी आपको समझ में आ जाता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 states that instrument includes every document by which any right or liability is our purpose to be created। मतलब या तो लाइबिलिटी, राइट और लाइबिलिटी है, या फिर पर्पस है कि राइट या लाइबिलिटी क्रिएट करने का, या फिर किसी को कोई चीजें ट्रांसफर करना है, कुछ चीजें एक्सटेंड करना है, एक्सटिंग्विश करना है। एक्सटिंग्विश मतलब त्याग करना, हाँ सर, एक्सटिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विश मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, रिलिंक्विश करना मतलब मेरे पास है अब तुम्हारे पास हो जाएगा। इतना दिन मेरे पास एक प्रॉपर्टी था, वो उसमें मेरा हक था, अब मैं प्रॉपर्टी को रिलिंक्विश करना चाहता हूँ, तुम्हारे नाम पे करना चाहता हूँ, कर लेते हैं। तो ये जो भी है किसके थ्रू से होगा, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से होगा, डीड बना के होगा, ये तो आप लोग जानते हो, है ना। तो एवरी डॉक्यूमेंट बाय व्हिच एनी राइट और लायबिलिटी इज और पर्पस टू बी क्रिएटेड, पर्पस क्या है, पर्पस टू बी क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड, एक्सटेंडेड, एक्सटिंग्विश्ड, रिकॉर्डेड, जो भी है, दैट इज ए इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ रहा है सर। तो इंस्ट्रूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है, हाँ या ना। और इसके डिटेल्स में मैं स्टैम्प एक्ट के अंदर बोल के रखा। अगर आप इंस्ट्रूमेंट का और डिटेल्स में समझना चाहते हो, आप स्टैम्प एक्ट के क्लास को फिर से एक बार रेफर करो, वहां पर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत डिटेल्स में मैंने बात किया। बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं। सर बोलो सर। यस सर। तो सर हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया ना आपको। हम लोग पढ़ रहे हैं सर स्टैट्यूट्स, और स्टैट्यूट्स को समझने के लिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को समझने के लिए आपको मैं डीड्स के बारे में बताया, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है एलिमेंट्स, उसमें मैटर है, रिकॉर्ड है, सब्सटेंस है, मीन्स है, ठीक है। फिर मैं आपको इंस्ट्रूमेंट बताया। अब डीड के बारे में क्या बोलते हैं सर। सर द लीगल ग्लॉसरी डिफाइंस डीड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग or other legible representation or words on parchment or paper, ठीक है, purporting to effect some legal dispositions, ठीक है। एक लीगल डिस्पोजिशंस है, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरह काम करते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बोला कि अगर किसी को कोई चीज लेना हो, खरीदना हो, परमानेंटली एसेट ट्रांसफर करना हो, तो वो डीड बना के करते हैं। सिंपली स्टेटेड डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू ऑल इंस्ट्रूमेंट्स मे नॉट बी डीड्स, दो ऑल इंस्ट्रूमेंट्स मे नॉट बी डीड्स, जरूरी नहीं कि हर एक इंस्ट्रूमेंट डीड बन जाए, ठीक है। जब तक वो इंस्ट्रूमेंट्स लीगली एनफोर्सेबल ना हो या फिर उसका स्टैम्प ड्यूटी क्लियर ना होना, तब तक वो डीड नहीं बनता। हाउएवर इन इंडिया नो डिस्टिंक्शन सीम्स टू बी मेड बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड डीड, मतलब एक्चुअल डेफिनेशंस कहता है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट डीड नहीं बनेगा, लेकिन इंडिया में हम लोग इसके बीच में ज्यादा फर्क नहीं करते, ठीक है। नो डिस्टिंक्शन सीम्स टू बी मेड बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड डीड, ऑलमोस्ट सेम पैरामीटर में हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ओरिजिनल डेफिनेशंस इसको थोड़ा सा अलग रूप में ही देखता है। अब बात करते हैं सर इंटरप्रिटेशन का। डीड तो देखे होंगे, है ना, स्टैम्प एक्ट के अंदर भी मैंने इसके बारे में बात किया था, लेकिन अब बात करते हैं जिसके बारे में इतना सारा बात, इंटरप्रिटेशन सर। सर बाय इंटरप्रिटेशन इज मीन द प्रोसेस बाय व्हिच द कोर्ट्स सीक, कोर्ट चाहते हैं, ढूंढते हैं कुछ, टू ascertain द मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर थ्रू द मीडियम ऑफ द वर्ड्स इन व्हिच इट इज एक्सप्रेस्ड। मतलब लॉ में जो लिखा हुआ है उसके जरिए कोर्ट कुछ इंटरप्रेट करना चाहता है, समझना चाहता है। Simply stated, interpretation is the process by which the real meaning of an act and the intention of the legislature in enacting it. क्या मतलब है, क्या इंटेंशन है, that is very important, ठीक है। वो इंटेंशन को पहचानना, वो इंटरप्रिटेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है सर, ठीक है। इज एज सर्टेन, जैसे मानो कि रिसेंटली काफी सारा मैटर को लेके मुश्किल भी क्रिएट हुआ है, आप लोग भी जानते हो। मैं थोड़ा सा सिंपल वे में बात कर सकता हूँ। सिंपल वे में मतलब विदाउट क्रिएटिंग एनी कंट्रोवर्सी, ठीक है। ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट तो मीडिया करते हैं, हम लोग नहीं करेंगे। जैसे मानो रिसेंटली जो हिजाब मैटर को लेके जिस तरह का मुद्दा क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब हिजाब को लेके जिस तरह का क्रिएट हुआ है, सबको पता है कि एक फालतू क्योस क्रिएट हुआ है। अब देखो,
अब मैटर मैं दो तरह का कॉन्सेप्ट में सोच रहा हूँ, ठीक है। एक तरफ मैं कई बार सोच रहा हूँ कि ये कोई मैटर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये किसी का पर्सनल पहनावा है, ठीक है, और इसमें कोई डिग्निटी खराब तो नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हिजाब को लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट करना एक बेकार का बात है। दिस इज एक पैरामीटर में मैं आपको बस इंटरप्रेट कर रहा हूँ। हाँ, अब मेरा बात को किसी गलत वे से मत इंटरप्रेट कीजिएगा, क्योंकि ये एक मतलब क्या बताऊं आपको, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ है ना, तो भारत में ऐसी बड़ा सेंसिटिव कंट्री है, मतलब को अलग मतलब दे देते हैं, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे हिजाब मैटर को मैं लिया इसलिए ताकि मैं आपको एक इतना इंपॉर्टेंट एक केस चल रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एक क्या बताऊं सर, कोर्ट के लिए काफी डिफिकल्ट एक सिचुएशन है। तो एक तरफ मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं एक नॉर्मल इंसान, मैं कोई लॉयर तो हूं नहीं, कोई जज तो मैं हूं नहीं, तो जस्ट एक नॉर्मल प्रोफेशनल टीचर्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हिजाब मैटर में एक तरफ कोर्ट को ये भी लग रहा होगा कि ये तो किसी का पर्सनल पहनावा है जिसमें कोई डिग्निटी तो नहीं भंग हो रहा है, तो फिर इसको बैन करने का क्या है, क्या जरूरत है, ठीक है। ऊपर से अगर किसी का कोई आस्था जुड़ा हुआ है तो फिर उसमें ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं करना चाहिए, है ना। एक तरफ ये बात है, और दूसरा ये कोई मुद्दा है नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पढ़ाई के लिए है, वो उसमें पढ़ाई होना चाहिए। दूसरा तरफ और एक पहलू भी कोर्ट के सामने आ सकता है। जैसे मानो कि अगर सब कोई बोलेगा कि ये मेरा रिलीजियस पहचान है, और हर कोई स्कूल में कॉलेज में अपने अपने रिलीजियस पहचान के साथ पहुंचना चालू कर दे, तो फिर स्कूल का पढ़ाई कम और रिलीजियस एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर, आपको मेरा बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हर कोई बोलेगा, जैसे मानो जिस तरह से प्रोटेस्ट क्रिएट किया गया है, अब जबरदस्ती करे, पॉलिटिकल दंगाबाजी हो, जो भी रीजन हो, आई डोंट नो रीजन क्या है, कौन किसके पीछे लग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर हर कोई अपना अपना रिलीजियस एक्टिविटी दिखाने के लिए अगर कॉलेज पहुंच जाए, स्कूल पहुंच जाए, तो फिर उसमें एडुकेशन कम और रिलीजियस पहचान कि भाई देखो मैं कौन हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं, अब यही शो ऑफ करते करते कोई दिगंबर है, कोई श्वेतंबर है, फिर यही चालू हो जाएगा। तो ये कोर्ट के लिए एक दूसरा इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कोर्ट क्या डिसाइड करेगा। ऐसे कोर्ट एक चीज बार बार बता रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत लोगों का, मुझे स्कूल का एक अपना ड्रेस कोड होना चाहिए, लेकिन ये कॉलेज है, कहीं कॉलेज है हमारे देश में जहां कोई ड्रेस कोड है नहीं, ठीक है, जो जनरल तौर पे चलते हैं। अब बात ये कि फिर अगर एक कॉलेज में ड्रेस कोड आएगा तो फिर बहुत सारे कॉलेज में ड्रेस कोड आ जाना चाहिए, और अगर कॉलेज में ड्रेस कोड आ जाता है तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है ना, या फिर अलग पहचान हो जाता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ मैटर, आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितना सारा मैटर। जैसे कि एक सिंपल बात है, जैसे मानो कि अगर हिजाब एक रिलीजियस एटर है, ठीक है, तो फिर जैसे बहुत लोग तिलक काटते हैं, ठीक है, जैसे मानो कुछ दिन पहले एक से हुआ है तमिलनाडु में कि किसी ने तिलक काट के गया, जैसे कि हम लोग ऐसे टीका लगाते हैं ना, तो टीका लगा के गया, तो कॉलेज अथॉरिटी बोला कि आप कॉलेज नहीं घुस सकते क्योंकि आपका टीका लगा हुआ है। अब हिजाब के साथ कनेक्ट करके तिलक को कनेक्ट किया जा रहा है। अब हर बात में क्या कर रहा है, कियोस क्रिएट हो रहा है। अब लॉ के पास बहुत बड़ा चुनौती है कि वो किस मैटर को कैसे इंटरप्रेट करेगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? हेलो, मैं यहाँ पर डिसीजन नहीं दे रहा था, मैं कोर्ट का किसी भी मुद्दे पे इंटरप्रिटेशन पे क्या प्रॉब्लम होता है उसके बारे में चर्चा कर रहा था। क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, यस सर। ठीक है। Yes. वेरी ट्रिकी एरिया, मतलब इसको लेके कोई एक तरफा विचार हो ही नहीं सकता। जैसे कि जो मुद्दे पे मैं बात कर रहा था, कोई एक तरफा बात है ही नहीं कि भाई नहीं हिजाब में क्यों फालतू कंट्रोवर्सी कर रहा है। लेकिन बात दूसरा भी तो है ना, अगर हर कोई अपना अपना रिलीजियस एक्टिविटी लेके पहुंच जाए तो फिर कॉलेज कम, स्कूल कम, और रिलीजियस फैशन शो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, कि भाई देखो मैं गिरवा लेके आ गया, वो बोलेगा देखो मैं बोरखा लेके आ गया, अब बस वही चलता जाएगा। हाँ, तो आई डोंट नो इस चीज को किस तरह से हैंडल करेंगे, बट इट्स वेरी टफ कॉन्सेप्ट, वेरी टफ कॉन्सेप्ट। तो इंटरप्रिटेशन इज वेरी टफ सर, ठीक है। तो सिंपली स्टेटेड इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द रियल मीनिंग ऑफ एन एक्ट। अब इसमें देखो रियल मीनिंग ऑफ एन एक्ट क्यों आ रहा है, मैं क्यों ये मुद्दा थोड़ा सा उठाया आपके सामने, ठीक है। आई नो इट्स अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट, बट मैं कंट्रोवर्सी नहीं किया, मैं तो बस एक सोशल मैटर को उठा के आपको बताने का कोशिश कर रहा कि इंटरप्रिटेशन में क्या प्रॉब्लम होता है रिसेंट मुद्दों को लेके। जैसे मानो कि मीनिंग ऑफ एन एक्ट, जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन सबको अपना अपना क्या दिया है सर, आजादी दिया है, फंडामेंटल राइट्स दिया है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है हम लोगों का।
मैं अभी फंडामेंटल राइट्स में नहीं जा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन जानोगे तो आपको फंडामेंटल राइट्स का समझ आएगा कि जैसे कि मैं किस तरह का पोशाक पहनूंगा। अगर पोशाक में कोई खराबी नहीं है तो मैं पहन सकता हूँ, लेकिन आजकल तो सर खराब बुरा क्या है कि किसी भी तरह का पोशाक पहनते हैं लोग और फिर उसको लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं कि भाई मेरे पोशाक पे तुमको क्या, उसको क्या। अब भाई तुम्हारा तुम खुद हो, तुम जैसे पोशाक पहनना चाहते हो, जैसे ड्रेस पहनना चाहते हो पहनो, आजादी है, खुला बोलने का आजादी है, खुला कहने का आजादी है, जो भी मर्जी, बहुत चीजों का आजादी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी बात है कि आपको फ्रीडम है, आपका फंडामेंटल राइट्स है, यस यू हैव अ फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का मिसयूज जब होगा उसमें भी ना पाबंदी है सर। मैं कॉन्स्टिट्यूशन जब बताऊंगा आपको तब मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में कि फंडामेंटल राइट्स तो है आपका, बट फंडामेंटल राइट्स अगर देश के अंदर किसी भी तरह का हार्मोनियस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो उसको लेके लॉ के पास फिर दूसरा लॉ बनाना पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इंटरप्रिटेशन एक्चुअली वर्क, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं बोल देना, मतलब ऐसे ही नहीं बोल सकते हम लोग इतना इजीली कि भाई इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है, ठीक है, मेरे धर्म पे ये लिखा हुआ है, उसके धर्म में वो लिखा है। सबके धर्म को भी आपको उतना ही रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, है ना। सब अपना अपना रिलीजियस किताब जितना सारा हमारे देश में चलता है, जैसे देखो कि वेद या गीता का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फिर आपका कुरान का कॉन्सेप्ट जो है, फिर आपका क्रिश्चियन में बाइबल का कॉन्सेप्ट जो है, गुरु ग्रंथ साहिब का कॉन्सेप्ट है, इतना सारा कॉन्सेप्ट में लोग अपना जीवन जीते हैं, सभी को रेस्पेक्ट भी देना है। अब किसी को तुम छोटा बड़ा नहीं कर सकते, इट्स अ वेरी टफ मैटर, आप समझ रहे हो ना सर। तो सिंपली स्टेटेड इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द रियल मीनिंग ऑफ एन एक्ट, और उसको उसके ऊपर बेस करके एक्ट को बनाया जाता है, एंड द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन एनैक्टिंग इट is ascertained. Interpretation is resorted to the order to resolve any ambiguity in the statute. मतलब लॉ में किसी भी तरह का एम्बिग्विटी ना हो, क्लियर कट होना चाहिए लॉ, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन का सबसे बड़ा चैलेंज है। मतलब आप एक तरफ सबको फंडामेंटल राइट्स भी दे रहे हो, दूसरी तरफ अगर आप किसी का राइट्स छीन भी लेते हो, ठीक है, तो भी खराब बात है। लेकिन इस मैटर पे क्लियर कट होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स कितना है और कितना नहीं है, ठीक है। मतलब डेमोक्रेसी कहना बहुत आसान है, बट रियल डेमोक्रेसी क्रिएट करना इतना आसान नहीं है। इट इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ वर्ड्स। आप समझ रहे हो बात, वर्ड्स का ट्रू सेंस, मतलब वर्ड तो कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन वर्ड्स का एक्चुअल पर्पस क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। तो लॉ जो देखने में लगता है ना, आमतौर पे हमेशा वही नहीं होता, वर्ड्स के पीछे का पर्पस भी देखना चाहिए। जैसे आपको मैं बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स बोला गया है, वो फंडामेंटल राइट्स जब लॉ लिखता है ना, इसके मतलब ये है कि हमारे देश इस पर्पस से बना हुआ है, यहाँ पर कोई किसी पे फालतू का प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, सब आजाद है, और उसके लिए आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स का मिसयूज करोगे, ठीक है। तो पर्पस देखा जाएगा वहां पर, that is to say the sense in which their author intended to convey the subject matter, ठीक है, their author intended to convey the subject matter, क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो इस तरह से इंटरप्रिटेशन काम करते हैं। आगे आगे मैं इंटरप्रिटेशन पे और बात करूंगा, बिकॉज ये पूरा चैप्टर जो है ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पे ही बात करता है। नाउ पॉइंट इज सर इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। सर इंटरप्रिटेशन does process of considerable significance in relation to statute law. Interpretation is of importance because of the inherent nature of legislation as source of law. The process of statute making the process of interpretation of statutes take place separately from each other. The two different agencies are concerned. Interpretation serves as the bridge of understanding between the two. मैं आपको आगे आगे बताता हूँ क्या क्या है इंटरप्रिटेशन के अंदर। इंटरप्रिटेशन में दो कॉन्सेप्ट है सर, एक होता है लीगल कॉन्सेप्ट और एक होता है डॉक्ट्रिनल कॉन्सेप्ट, ठीक है। जनरल इंटरप्रिटेशन का जो क्लासिफिकेशन है उसको दो हिसाब से बांटा गया है सर, एक लीगल क्लासिफिकेशन और एक डॉक्ट्रिनल क्लासिफिकेशन। अब लीगल में क्या है, एक ऑथेंटिक और एक यूजुअल, और डॉक्ट्रिनल में एक ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल, ठीक है। याद रखिएगा सर, लीगल में दो हैं, ऑथेंटिक एंड यूजुअल, डॉक्ट्रिनल में दो हैं, ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल। Now what is authentic and usual and what is grammatical and logical, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। साउंड लाइक मैथ्स ना सर, ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश मैथ्स चल रहा है। हाँ सर, वैसा ही कुछ सोच लो। Joloviz in his lectures of jurisprudence, they are famous lawmakers sir. In his lectures on jurisprudence, jurisprudence क्या होता है मैंने आपको सोर्स ऑफ लॉ चैप्टर के अंदर बताया।
तो जूरिस्प्रूडेंस मतलब सिंपल समझो, ज्यादा टफ नहीं करना है। जैसे सीएस का ये चैप्टर का सब्जेक्ट का नाम ही है जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ। तो जूरिस्प्रूडेंस का मतलब यही होता है कि जो लॉ है, लॉ बेसिकली किस लिए है, लॉ बेसिकली जस्ट या अनजस्ट के बीच में जो दूरी है उसको ठीक करने के लिए। मतलब जस्ट मतलब क्या, न्याय, ठीक है, अनजस्ट मतलब अन्याय। तो न्याय प्रतिष्ठा करना, ठीक है, ये लॉ का सबसे बड़ा क्या है, रीजन है ना। तो इंटरप्रिटेशन का भी यही सबसे बड़ा रीजन होगा, जस्ट करना। जस्ट मतलब सर न्याय, न्याय प्रतिष्ठा, ठीक है, किसी के साथ अन्याय ना हो, ठीक है। जैसे महाभारत अगर आप लोग देखे हो तो महाभारत का जो पूरा युद्ध लड़ा गया है अपने ही फैमिलीज के बीच में, इज जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट के बीच में, और कुछ नहीं था। लॉ समझना है तो महाभारत समझिए सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी रिलीजियस कॉन्सेप्ट से अगर नहीं देखना है मत देखो, ठीक है, धार्मिक आधार पे मत सोचो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या कृष्ण वहां पर क्या कहना चाहता है, ठीक है, जस्टिस क्या है, तो आपको इंटरप्रिटेशन समझ में आएगा, ठीक है। जो कृष्ण ने अर्जुन को समझाया आप उसमें इंटरप्रिटेशन समझोगे। आपको अगर इंटरप्रिटेशन समझना है, मैं बार बार बोलूंगा, हर केस में बोलूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड महाभारत, और स्पेशली अर्जुन एंड कृष्ण के बीच में जो डिस्कशन हुआ है ना उसको अच्छे से समझो, यू रियली गेट टू नो कि व्हाट इज इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो उसके साथ आप मॉडर्न मैटर को जितना कनेक्ट करोगे ना आपको बहुत आसानी होगा कनेक्ट करने में, इतना तो मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ। तो पॉइंट इज दैट जूरिस्प्रूडेंस क्या है, जूरिस्प्रूडेंस जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसी को लेके बात करता है कि एग्जिस्टिंग लॉ जो चल रहा है, ठीक है, जो चल रहा है वो एग्जिस्टिंग लॉ कितना लॉजिकल है और कितना लॉजिकल नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस उसी का लॉजिक को लेके बात करता है। जूरिस्प्रूडेंस कोई न्यू लॉ बनाने का बात नहीं करता, जो है वो कितना एग्जैक्टली काम कर सकता है, कितना जस्टिस क्रिएट कर सकता है और कितना नहीं, इसी पे बात करता है। तो Jolovis in his lectures on jurisprudence speaks of interpretation of interpretation. Interpretation is usually said to be either legal or doctrinal. It is legal when there is an actual rule of law. It is legal when there is an actual rule of law which binds the judge to place a certain interpretation of the statute. It is doctrinal when its purpose is to discover real and true meaning of the statute. तो दो पॉइंट अलग हो गया, एक तरफ हो गया रूल ऑफ लॉ, भाई नियम क्या बोला हुआ है, दैट इज लीगल, इन सिंपल दिस इज लीगल, ठीक है। लीगल का मतलब क्या हो गया, व्हेन देयर इज एन एक्चुअल रूल ऑफ लॉ, ये नियम है ये फॉलो करना है, व्हिच बाइंड्स द जज टू प्लेस अ सर्टेन इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट, जो एक जज को बाइंड करते हैं कि भाई ऐसे करना है, ऐसा बोला है लॉ में। पर डॉक्ट्रिनल क्या हो गया, उसको थोड़ा सा देखना है, समझना है, पर्पस समझना है, टू डिस्कवर रियल एंड ट्रू मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट, ट्रू मीनिंग ढूंढना है उससे, ठीक है। कई बार रूल और ट्रू मीनिंग में अंतर समझ नहीं आता, रूल ऑफ लॉ और ट्रू मीनिंग में अंतर समझ नहीं आता, वो अंतर समझने के लिए क्या है ना, नॉलेज बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब बात को समझो, बोला कुछ और है लेकिन उसका ट्रू मीनिंग ढूंढना है। जैसे एक थोड़ा सा पुराना बात मुझे करना है आपको, ठीक है, मतलब जैसे मानो कि एक सिंपल बात है, फिर से मुझे अर्जुन का याद आ गया। सर आप बोलोगे कि क्यों फालतू में महाभारत को खींचते रहते हो, नहीं सर फालतू में नहीं है, बिल्कुल फालतू का बात नहीं है। अर्जुना एंड कृष्णा, ठीक है, जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया है उसमें जस्ट एक बार ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ एंड देयर इज अनदर पॉइंट ट्रू मीनिंग, ठीक है। कृष्णा और अर्जुन के बीच में जो बातचीत चल रहा है, एक्चुअली अर्जुन इज फ्रॉम पांडवा, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, आई नो आप लोग जानते हो, अर्जुन फ्रॉम पांडवा, और अर्जुन को युद्ध लड़ना पड़ रहा है कौरव से। एक्चुअली ये सभी कोई कौरव है, ठीक है, कुरु वंश का सभी कोई है, ठीक है, लेकिन क्योंकि दुर्योधन का जो फैमिली है वो अपने आप को अलग कर दिया, और पांडव का जो लड़का लोग है उनको फैमिली से दूर करना चाहता है, ठीक है, अर्जुन युधिष्ठिर, ठीक है, इनको भीम, इनको अलग करना चाहता है। तो कौरव के साथ पांडव का मतलब पांडु का पुत्र है, उनका लड़ाई चल रहा है। अब अर्जुन और कौरव में रिलेशन क्या है, दुर्योधन का पापा जो है दैट इज धृतराष्ट्र, उनका अपना ताऊजी है, मतलब जेठू जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं, ठीक है, और दुर्योधन उसका खुद का भाई, मतलब अपने ही जेठू का बेटा। तो अर्जुन अपने कृष्णा को पूछ रहे हैं कि कृष्णा पार्थ मुझे ये बताओ मैं अपने ही ताऊजी पे शस्त्र कैसे चलाऊं। उससे भी बड़ा बात, पितामह भीष्म, पितामह भीष्म जो है वो उन्हीं का परदादा है, ठीक है, तो अपने ही पितामह पे मैं कैसे मतलब बाण चलाऊं।
लेकिन बात यह है कि कौन न्याय के साथ है और कौन अन्याय के साथ है, मतलब हु इज विद जस्ट और विद अनजस्ट। ठीक है, जैसे जो कौरव के साथ जो कोई भी थे वो सब अनजस्ट के साथ थे, सब कोई अनजस्ट के साथ थे, कोई जस्ट के साथ नहीं थे। उसमें नॉट जस्ट पितामह भीष्म, भीष्म के साथ साथ आप गुरु द्रोणा को देख लो। ठीक है, द्रोणाचार्य, ठीक है, वो अपने पुत्र मोह में पूरा एकदम अपने बेटा, क्योंकि दुर्योधन के साथ गुरु द्रोणा का जो बेटा है उसका दोस्ती था, तो अपने बेटे के खातिर वो कौरव के साथ है, बल्कि उनको पता था कि पांडव के साथ खराब हो रहा है। कर्ण इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा दानवीर, महाभारत का सबसे मतलब डिफिकल्ट कैरेक्टर कर्ण। कर्ण का जो कॉन्सेप्ट है, कर्ण का एक ही गलती है इतना सारा अच्छाई के साथ भी, कि कर्ण जो है वो दुर्योधन के साथ दे रहे हैं, जो कि एक पापी है। सिंपल बात है, मैं ज्यादा महाभारत के अंदर नहीं जाना चाहता, मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूं कि अर्जुना सिंपल पूछ रहे हैं कि भाई अपने भाई पे कौन कौन वार करता है, अपने दादाजी पे कौन वार करता है, ये तो अन्याय है ना। अपने भाई पे, अपने दादाजी पे, अपने दोस्त पे कौन मारता है? हाँ, और इवन कर्ण को तो निहत्था मारा गया। हाँ, मतलब जिसके कर्ण का रथ का चाका को जो है उसको मिट्टी में गाड़ के मारा गया। ठीक है, वो कृष्ण का योजना था, लेकिन सवाल ये कि कर्ण इतना बड़ा वीर था कि अर्जुन उसको ऐसे नहीं मार सकता। तो भगवान ने बेसिकली यही दिखाया कि जस्टिस के लिए आपको किसी भी हद तक जाना पड़ सकता है अगर आपको न्याय का प्रतिष्ठा करना हो समाज में। सो दैट इज द रियल एंड ट्रू मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट। क्योंकि रियल एंड ट्रू मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट का एक ही पर्पस होना चाहिए, चाहे कंट्री कोई भी हो, चाहे बात महाभारत का हो, चाहे बात आज का भारत का हो, चाहे बात किसी भी कंट्री का हो। इसमें बेसिक पॉइंट यही है कि आप जब जस्टिस, बेसिकली जस्टिस करना चाहते हो ना लोगों के साथ, तो आपको समझना होगा कि पर्पस क्या है। ठीक है, तो जब आप पर्पस पे बात करते हो, जब आप पर्पस को लेकर चिंता करते हो, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल एंड ट्रू मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट, कि ये स्टैट्यूट का ट्रू मीनिंग क्या है, तब जाके आप उसका डॉक्ट्रिन समझ में आएगा। सो लीगल मतलब जो रूल लिखा हुआ है, और डॉक्ट्रिनल मतलब रियल एंड ट्रू मीनिंग क्या है। आपको बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, मैं थोड़ा सा पुराण का बात यूज कर लिया, कृष्ण अर्जुन का बात यूज कर लिया, बट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, देयर इज नथिंग एल्स। ओके, बोलो सर, समझ में आ रहा है लीगल क्या है, डॉक्ट्रिनल क्या है? यस सर। ये देखो, आसान नहीं है सर लीगल सिस्टम को मतलब चलाना, इतना आसान नहीं होता। कितना बड़ा बड़ा कंट्री है सर, सीरियसली इट्स रियली टफ ऑलवेज। लीगल इंटरप्रिटेशन इज सब डिवाइडेड इनटू ऑथेंटिक एंड यूजुअल। अब लीगल को भी हम क्या करते हैं, दो अलग अलग डिवाइडेड कर देते हैं, एक को बोलते हैं ऑथेंटिक, दूसरे को बोलते हैं यूजुअल। इट इज ऑथेंटिक व्हेन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेजिस्लेटर हिमसेल्फ। It is usual when it comes from some other source such as customs or case law. Usual मतलब जो कस्टम से आया है या केस लॉ से आया है, मतलब जो पहले भी हुआ है। कस्टम्स मतलब मैं आपको सोर्स ऑफ लॉ चैप्टर में कस्टम्स के बारे में बहुत बात किया, वहां पर भी मैंने ये सब पुरान जमाने का बात, ठीक है, हिंदू लॉ, मुसलमान लॉ, ठीक है, मतलब इस्लाम लॉ, मैं बहुत सारी चीजों में बात किया। कस्टम्स प्रथा है, चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कई बार क्या होते हैं, लीगल है, कस्टमरी है। कस्टमरी मतलब चले आ रहे हैं तो फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि ट्रिपल तलाक का जो केस था, या अगर मैं थोड़ा सा पुराने जमाने में हिंदू एक्ट के अंदर अगर बात करूं, जैसे हमारे देश में हिंदुओं के बीच में एक कॉन्सेप्ट था सतीदाह का, ठीक है। रिसेंट में जैसे कि मैंने ट्रिपल तलाक का बात किया, जो मुसलमान के अंदर अभी भी इंडिया में चल रहा था, ठीक है। और सतीदाह जो 1850s के जमाने में राम मोहन रॉय एंड विद्यासागर ने जिस तरह से लड़ाई लड़ा, सतीदाह प्रथा, बाल विवाह, ठीक है। बाल विवाह मतलब विडो मैरिज, ठीक है। बाल विवाह मतलब है ना, नहीं सॉरी, बाल विवाह मतलब आई एम सॉरी, विडो मैरिज मतलब, बाल मतलब चाइल्ड मैरिज, सॉरी चाइल्ड मैरिज। और विधवा विवाह मतलब विडो मैरिज, मतलब बचपन में शादी दोगे और बूढ़ा के साथ शादी दोगे तो फिर क्या होगा, वो बूढ़ा तो मर जाएगा, और इस बच्ची का क्या होगा? 5 साल की बच्ची के साथ शादी हो रहा है 70 साल के बूढ़ा का। अगर 70 साल का बूढ़ा तो 10 साल में मर जाएगा, और ये 5 साल का बच्ची तो कुछ दिन बाद बस 15 में ही होंगे, तो फिर इनका जिंदगी का क्या होगा? तो क्योंकि विडो का फिर से मैरिज हो, इसके लिए भी एक्ट लाना पड़ा। उसमें विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, द फेमस सोशलिस्ट फ्रॉम बंगाल, एंड जिन्होंने ये पूरा का पूरा मैटर ऑल ओवर इंडिया में ब्रिटिश पीरियड में किया था, ठीक है।
लड़ाई पूरा समाज के साथ था। एक तरफ लड़ाई चल रहा था ब्रिटिश के अगेंस्ट में कि भाई ब्रिटिश देश छोड़ के जाओ, हमारा देश हमें छोड़ो। एक तरफ सोशल प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा मूर्ख हो गए थे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना सर, मुगल एरा, ब्रिटिश एरा, 500 साल का एजुकेशन खत्म हो गया। जो भी अचीव किए थे सब खत्म, मार के पीट के, नालंदा जला के, तक्षशिला जला के सब खत्म हो गया था। तो सोशल सिस्टम पूरा का पूरा, जैसे आज भी सोशल सिस्टम बहुत खराब है, ठीक है सोशल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पहले से बेहतर हुआ है। सोशल सिस्टम इतना खराब हो गया, लोगों के अंदर बेसिक सीख तक नहीं था, बेसिक ह्यूमैनिटीज तक खत्म हो गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ कस्टम्स। कस्टम्स चले आ रहे हैं तो फॉलो करना है। कस्टम्स का मतलब भी नहीं जानता क्यों था। सतीदाह का अलग अलग रीजन था। सतीदाह का मुगल पीरियड में अलग रीजन था। जब लूटने आता था ना मंगोलिया से वो लोग, ठीक है, तो औरत लोग क्या करेगा, जिंदा जल जाता था, नहीं तो उनके साथ खराब होता था। अब इसको अलग मतलब निकाल दिया कुछ कुछ फालतू लोगों ने, नहीं हस्बैंड के मौत के बाद उसके वाइफ को भी मर जाना चाहिए। अरे भाई दुनिया जब बदल गया तब उसके साथ तो समय के साथ साथ बदल डालो भाई। अभी कोई लूटने नहीं आ रहा है, मारने नहीं आ रहा है, कोई चेंगिस खां तोइमुरलोंग नहीं आ रहा है, ठीक है, तो जमाना बदल गया, अलाउद्दीन खिलजी नहीं आ रहा है, तो समय बदल गया है। तो बदलते समय के साथ इंटरप्रिटेशन भी, अरे बात को समझा करो ना, समय के साथ साथ इंटरप्रिटेशन भी बदलना चाहिए ना। कस्टम्स है, ट्रिपल तलाक, ये क्या क्या कॉन्सेप्ट है। मैं हर चीज में बात कर रहा हूं, यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम का बात है ही नहीं। 3 बार तलाक बोल दिया, डिवोर्स हो गया। नया रूल आ गया सर, आएगा कुछ दिन में, आप देखना। अगर कोई हस्बैंड अपने वाइफ के साथ चीट करता है, ठीक है, चीट करता है, सिंपल चीट करता है, आई थिंक सेम टू सेम रूल वाइफ के लिए भी आना चाहिए। अब ऐसे सवाल आ रहा है कि जैसे हस्बैंड अगर चीट करता है तो हस्बैंड को जेल भी हो सकता है। चीट का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत सारा चीटिंग होता है आजकल, ठीक है, जेल भी हो सकता है अगर प्रूव हो जाए तो, होना भी चाहिए, ठीक है। मतलब ये सीरियसली समाज में बहुत सारा मुश्किल है, बहुत सारा खराबी है, ठीक है, खराबी चेंज होना चाहिए। कस्टम हमारे समाज में तो चलता है, अरे भाई क्या चलता है, 2022 में है हम लोग, डिग्निटी बोल के, जेंटलनेस बोल के कोई चीज नहीं है क्या, हाँ। तो जब तक इंसान अंदर से सुधरेगा नहीं ना, तो आगे क्या होगा, कितना भी कुछ अचीव कर ले। तो कस्टम है बोल के कुछ नहीं है, ठीक है, कस्टम्स का जस्टिफिकेशन देखना चाहिए। अगर कस्टम का जस्टिफिकेशन है तो ठीक। जैसे मानो कि अगर मैं योगा का बात करूं, हाँ, योगा योगा का जस्टिफिकेशन को लेके कोई आवाज ही नहीं होना चाहिए। सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करोगे, शरीर में कोई बीमारी नहीं होगा। एक सूर्य नमस्कार के फॉर्मेशन में 12 टाइप का योग व्यायाम होता है, कोई भी कर सकता है, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष, इसमें कोई हिंदू कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये कस्टम्स अगर योगा से आया है, सूर्य नमस्कार, और बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, तो इसमें क्या खराबी है, कोई खराबी नहीं। खराब तो छोड़ो, ऊपर से आपका बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसको लेके अगर कोई राजनीति करेगा, खराब बात है, ठीक है। तो लीगल सिस्टम में कस्टम्स केस लॉस को देखा जाता है, जो बड़ा ही यूजुअल है, ठीक है। कुछ चीजें खराब है, कुछ चीजें खराब नहीं है, लेकिन उसको लेके चलना चाहिए। तो when it comes from some other source such as customs or case law, thus when Justinian ordered that all the difficulties arising out of legislation should be referred to him for decisions, he was providing for authentic interpretation. And so also Prussian Code 1794 में हुआ था, it was laid down that judges should report any doubt as to its meaning or to a statute commission and abide by their ruling. रिपोर्ट करना चाहिए, कुछ भी दिक्कत हो नहीं हो, ठीक है, समय के साथ साथ। तो ये लीगल है। डॉक्ट्रिनल का मतलब मैं आपको पहले ही बोला, डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन में अगेन भी डिवाइडेड। अब डॉक्ट्रिनल को भी तोड़ रहा है, एक बार बोल रहे ग्रामेटिकल, एक बार बोल रहे लॉजिकल। It is grammatical when the court applies only the ordinary rules of speech for finding out the meaning of the words used in the statute. On the other hand, when the court goes beyond the words and tries to discover the intention of the statute in some other way, then it is said to be logical interpretation. मतलब कई बार क्या होता है ना, हम लोग सिर्फ ग्रामर को पढ़ते हैं, ठीक है भाई, ऐसे ही बोला हुआ है, इंग्लिश का मतलब समझते हैं, सिंपल बात है। ग्रामेटिकल का मतलब है इंग्लिश का मतलब। अकॉर्डिंग टू फिट्जरल्ड ने एक बहुत फेमस बात किया, इंटरप्रिटेशन ऑफ टू काइंड्स, लिटरल एंड फंक्शनल। The literal interpretation is that which regards conclusively the verbal expression of the law. It does not look beyond the literal edges. मतलब जो बोला है verbal expression को ही दिखता है।
The duty of the court is to ascertain the intention of the legislature and seek for that intent in every legitimate way, but first of all in the words and the language employed. Functional interpretation, on the other hand, is that which departs from the letter of the law and seeks elsewhere for more other and more satisfactory. मतलब सिर्फ जो लिखा हुआ है आप सिर्फ उसी पे भरोसा नहीं, आपको सेटिस्फैक्टरी एविडेंस पे पहुंचना चाहिए. जस्टिस, एक बात बार बार बोल रहा हूं आपको मैं, जस्टिस, किसी के साथ खराबी ना हो. जस्ट बिकॉज लॉ में लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें गलत भी लिखा हो सकता है ना, लॉ मेकर्स ने गलती भी कर सकते हैं. So it is necessary to determine the relative claims of the letters and the spirit of enacted law. In all ordinary cases, the court must be content to accept the letter of the law as the exclusive and conclusive evidence of the spirit of the law. जो Salomon jurisprudence में बोला है, it is essential to determine which accuracy the relation which subsists between the two methods. मतलब कहने का मतलब है जो भारबली बोला है, जो ग्रामेटिकली बोला है, उसे भी देखना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी देखना चाहिए कि लॉजिकल है कि नहीं है. आपको बात समझ में आ रहा है सर? आप भारबल देखो, ग्रामेटिकल भी देखो, बट वो कितना लॉजिकल है वो भी देखो, ठीक है, तभी जाके आप इंटरप्रिटेशन सही कर पाओगे. इस तरह से कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या बोला है? कंस्ट्रक्शन एज अप्लाइड टू ए रिटन स्टैट्यूट और डॉक्यूमेंट मीन्स डिटरमाइन फ्रॉम इट्स नोन एलिमेंट्स, मतलब जो पुराना एलिमेंट्स है, इट्स ट्रू मीनिंग और द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स. Construction involves drawing conclusion beyond the actual expressions used in the text. मतलब कंस्ट्रक्शन क्या है सर, कि मानो कि एक्चुअल एक्सप्रेशन कुछ और बोला है टेक्स्ट में, ठीक है, लेकिन उससे आपको कुछ न्यू चीज फाइंड आउट हो रहा है जो जस्टिस करेगा. दिस इज डन बाय रेफरिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द एनैक्टमेंट एंड द कंटेक्स्ट इन व्हिच द लॉ वाज मेड. किस पर्पस में बना हुआ था, आज का क्या जस्टिफिकेशन है, जो मैं आपको शुरू से बोले जा रहा हूँ. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी लॉ, ठीक है, महाभारत, पुराना, सतीदाह, ट्रिपल तलाक, मैं आपको क्या क्या नहीं बोल रहा हूँ. इवन मैं तो प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप लोगों को एक कहानी सुना था, वो दुबई का जो ड्रेस कोड है लोगों का, वो इंडिया में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. दुबई में लोग क्यों बोरखा टाइप ऑफ चीजें पहनते हैं, जो मैं मुस्लिम समाज में ही मेरे को पूछा गया था, मैं एक बार गया था, मैं आपको स्टोरी सुनाया था लास्ट वीक, तो मैं वहां पर भी उन लोगों को पूछा था. तो मेरे को जितना समझ में आया, कंटेक्स्ट क्या है, सिचुएशंस क्या है, अब हर चीज को कस्टम्स बना देंगे, मुश्किल हो जाता है. So that's when you construe a statute, you are attempting to ascertain the intention of the legislature. तो जो भी है लॉ, जो भी बनाया जाता है, उसका इंटेंशन तब के सिस्टम से देखा जाता है, ठीक है, तब के सिस्टम से देखा जाता है. जैसे मैं आपको एक बड़ा ही अच्छा चीज बता रहा हूँ आपको, बड़ा ही इंटरेस्टिंग. ये हिजाब के मामले में मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था. हिजाब जो पहनाया जाता है या पहनते हैं मुस्लिम औरतें, ठीक है, स्पेशली इनके पीछे इवन पर्दा प्रथा हमारे हिंदू के अंदर भी है. पर्दा सिस्टम, मतलब घूंघट होता है ना, इतना नीचे तक घूंघट होता है कि मतलब वो देखता भी नहीं ऊपर उड़ के. आज भी है इंडिया में, बट बहुत ही कोर एरिया में देखने को मिलता है ना सर, घूंघट, पर्दा प्रथा बोलते हैं इसको, इट्स जस्ट अ पर्दा. अब ये पर्दा सिस्टम जब आया था तब का क्या कॉन्सेप्ट था, ये हिजाब के अंदर भी लिखा हुआ है कुरान में, मैं देख रहा था. बेसिक सिंपल बात है कि महिलाओं को ऐसे पोशाक पहनना चाहिए ताकि कोई उस पर बुरी नजर ना डाल सके, सिंपल बात, ठीक है, इसीलिए ये पर्दा सिस्टम है. लेकिन सर समय के साथ साथ लोगों का सोच विचार बदला है, ठीक है, तो इसलिए ये पर्दा सिस्टम से हम लोग बहुत ज्यादा बाहर निकले हैं, है ना सर, ठीक है. वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, समाज आगे निकला, ठीक है. खराबी आज भी है समाज में, आज भी खराब घटनाएं घटते हैं, लेकिन अभी सिचुएशन बदल चुका है. तो बदलते समय के साथ साथ आई थिंक कुछ चेंज हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से भी. लेकिन अभी भी अगर कोई पर्दा में रहेगा तो मुश्किल बढ़ेगा ना सर. जैसे आज भी अगर कोई बोलेगा मैं इतना बड़ा घूंघट रख के चलूंगा, तो चलेगा कैसे रास्ते में. अब का जमाना बदल गया है, रास्ते में इतना सारा मतलब चीजें पड़ा रहता है कि लोग घूंघट पहन के चल ही नहीं सकता. अब तब का जमाना का रास्ता अलग होता था. आई होप यू अंडरस्टैंड सर. हाँ, सिचुएशन वाइज लेजिस्लेचर का इंटेंशन को समझा जाता है, ठीक है. आपको मैं बहुत सारा बात कर दिया सर. तो डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन क्या है सर. It would also be worthwhile to note at this stage itself the difference between the terms interpretation and construction. While more often the two terms are used interchangeably. बहुत बार ये दोनों interchangeably यूज किया जाता है. मतलब कंस्ट्रक्शन मतलब कोई न्यू चीज डेवलप करना, इंटेंशन को समझना. इंटरप्रेट करना मतलब आप समझ रहे हो, इतना देर से बोले जा रहा हूँ सर. To denote a process adapted by the courts to ascertain the meaning of the legislature from the words with which it is expressed. मतलब उस वर्ड्स के अंदर क्या छुपा है,
These two terms have different connotations. इसका दोनों terms का different connotation है. Interpretation is art of ascertaining the meaning of the words and the true sense in which the author intended that they should be understood. मतलब lawmakers ने आप क्या बोला है वो समझना. It is drawing of conclusions from a statute that lie beyond the direct expression of the words used therein. मतलब directly जो बोला है उसके बाहर जाके सोचना कि क्यों बोला गया है. भगवती प्रसाद केडिया वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में ये चीज देखा गया है. 2001 का केस है. ठीक है. फिर इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स टू गिव इफेक्ट टू द मीनिंग ऑफ एन एक्ट. ये कोर्ट का भी एक बहुत बड़ा ड्यूटी है कि वो एक्ट में मतलब भी दे to the meaning of an act. When the meaning can be equitably gathered from the words used, words of legal import occurring in a statute which have acquired a definite and precise sense must be understood in that sense. State of Madras versus Gannon Dunkerley Company के साथ All India Report 1958 में हुआ है. Thus, whether the court adheres to the plain meaning of the language, अगर court plain मतलब को लेके चलता है used by the legislature, it would be interpretation of the words, but there the meaning is not plain. हो सकता है कि वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन आपने कर लिया लेकिन मीनिंग प्लेन ना भी हो सकता है. द कोर्ट हैज टू डिसाइड वेदर द वर्डिंग वाज मीन टू कवर द सिचुएशन बिफोर द कोर्ट. जो वर्ड यूज किया गया है क्या वो सिचुएशन को कवर कर रहा है. यदि कोर्ट वुड बी रिस्टोरिंग टू कंस्ट्रक्शन, अब इस सिचुएशन में कोर्ट को उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, रिसोर्ट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा एंड कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा बाय मींस ऑफ कंस्ट्रक्शन और विद इन द स्पिरिट दो नॉट नेसेसरीली विद इन द लेटर ऑफ द लॉ. स्पिरिट को देखना है, जरूरी नहीं कि वो लेटर ऑफ द लॉ में है या नहीं. इन प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स इंटरप्रिटेशन एंड द टर्म्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड सिनोनिमसली. मतलब ये देखा गया है कि कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन को सिनोनिमसली यूज किया जाता है. तो सर क्या आप लोगों को समझ में आया? इंटरप्रिटेशन समझ में आया सर? कंस्ट्रक्शन समझ में आया? डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, प्लीज टेल मी सर. हाँ सर. ठीक है. अब आगे के क्लास में हम लोग इंटरप्रिटेशन का मतलब तो देख लिए लेकिन इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है जिसमें लैटिन फ्रेज है जो आपको एग्जाम में पूछते हैं सर. ठीक है. जैसे ये लॉजिकल में बड़ा इंटरेस्टिंग, व्हाई डू वी नीड इंटरप्रिटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन. ठीक है. व्हाई डू वी नीड इंटरप्रिटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. चलो थोड़ा सा देखते हैं, 5-10 मिनट और देख लेते हैं. While every care is taken to ensure that laws framed for passing by the legislature are free from ambiguity and absurdity. मतलब लॉ जो है वो एम्बिगस होना नहीं चाहिए. एम्बिगस मतलब क्लियर कट, मतलब नॉट क्लियर ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा क्लियर होना चाहिए. एंड एब्सर्ड नहीं होना चाहिए. इट इज scarcely possible to express them in such term as shall be free from all ambiguity. Such degree of precision is perhaps unattainable. Similarly, the legislator cannot foresee all contingencies at the time of passing of the law. Thus, is further compounded by the want of views sufficiently comprehensive as to the intention of the legislation. मतलब जिस टाइम पे लॉ बनाया जा रहा है तब का सिचुएशन अलग, फ्यूचर का सिचुएशन अलग. तो it is quite possible that the words of a statute are vague, ambiguous or reasonably capable of more than one meaning. हो सकता है उसका डबल मीनिंग निकल रहा है. It is then that a need of interpretation or construction arises. ठीक है. अगर किसी भी वर्ड्स का, लेटर का मतलब अलग अलग हो जा रहा है तो आपको उसको इंटरप्रेट या उसका कंस्ट्रक्शन करना चाहिए. ठीक है. तो इसमें आगे आगे बात होगा सर. Hence rules of interpretation are required in order to ensure just and uniform. In order to ensure just मतलब सर न्याय, न्याय. ठीक है. जिसके बारे में आपको इतना सारा महाभारत का ज्ञान बांट दिया. ठीक है. यूनिफॉर्म डिसीजंस. No better explanation can be given for the need for interpretation than that provided by Denning LJ, that ultimate repository of legal erudition. ठीक है. क्या है मैं आपको बताता हूँ. It is not within human powers. ये Denning LJ ने क्या बताया सुनो. ठीक है. कहता है it is not within human powers to foresee the manifold sets of facts which may arise, and then that even if it were, it is not possible to provide for them in terms of free from all ambiguity. It's not always possible. सारे के सारे चीज एकदम free from all ambiguity, it's not possible. The English language is not an instrument of mathematical precision. है ना. English language कोई mathematical precision नहीं है. ठीक है. हर चीज को एकदम क्लियर कट कर देगा जैसे मैथ्स कोशिश करता है. Our literature would be much the poorer if it we were. There is, मतलब जैसे कि हम लोग भी कभी पोर हुआ करते थे तो लिटरेचर के भी ऐसा ही हालत हुआ करता था. लेकिन सिचुएशन के साथ साथ
समय बदला है, लिटरेचर को भी डेवलप हो जाना चाहिए. This is where the draftsmen of acts or parliament have often been unfairly criticized. A judge believing himself to be fitted by the supposed rule that he must look to the language and nothing else, then laments that the draftsmen have not provided for his or that have been guilty of some other ambiguity. It would certainly save the judges trouble if acts of parliament were drafted with the divine precisions and perfect clarity. In the absence of it, when a defect appears, a judge cannot simply fold his hands and blame the draftsman. मतलब जो ड्राफ्ट किया है लॉ को, वो बस ये बोल देगा भाई लॉ में लिखा है मैं कर दिया. जज ऐसा नहीं कर सकता है ना, कि जैसा लिखा है मैं कर दिया और हाथ जोड़ कर लिया. नहीं, आपको देखना चाहिए समय के साथ साथ, ठीक है, क्योंकि जो पुराण में बहुत पहले जो चलता था, जो मैं आपको पुराण से बात किया, सतीदाह वगैरह कभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात किया है ना, तो ही मस्ट सेट वर्क ऑफ द कंस्ट्रक्टिव टास्क ऑफ फाइंडिंग द इंटेंशन ऑफ पार्लियामेंट एंड मस्ट डू दिस. आपको समझ में आया ना सर? पार्लियामेंट का इंटेंशन होता है लोगों को जस्टिस देना, ठीक है, और उसी के बिहाफ में सबको काम करते रहना चाहिए. ठीक है, तो वही बेसिकली इंटरप्रिटेशन का मेन पर्पस है. ठीक है, इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन का मेन पर्पस है. तो आगे आगे मैं आपको ये इसका कुछ इंटरेस्टिंग लैटिन फ्रेज है, जैसे कि एब्सोल्यूटा, सेंटेनिया, एक्सपोजिटर, नॉन इंडिजेस्ट से. ठीक है, अब ये सब का मतलब के साथ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आऊंगा. ठीक है, और भी है मतलब, एक हो गया आपका एब्सोल्यूटा, सेंटेनिटा, एक्सपोजिटर, नॉन इंडिजेट से. डोंट वरी, ये सब लैटिन फ्रेज है, एग्जाम में पूछ लेगा तो आपको थोड़ा याद करके जवाब देना पड़ेगा. ठीक है, और भी है, और भी कुछ लैटिन फ्रेज है. ये देखो, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं? उट रेस मैजिस वेलिएट क्वाम पेरिएट. ठीक है, उट रेस मैजिस वेलिएट क्वाम पेरिएट. तो इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब जिसका मतलब रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. इंटरप्रिटेटिव, देखो सर, मैं आपको बोला बहुत बार कि क्यों लैटिन फ्रेज यूज करते हैं. इंटरप्रिटेटिव फिएंडस्ट एस्ट उट रेस मैजिस वेलिएट क्वाम पेरिएट. इसका मतलब क्या मतलब देता है? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. और इसके ये देखो, इंटरप्रिटेशन फेंडा एस्ट उट रेज मेजिस वेलिएट क्वाम पेरिएट. इन शॉर्ट, स्टैट्यूट शुड बी कंस्ट्रक्ट ग्रामेटिकली. जो भी बनाओगे ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए. देखिए, तो क्या है ना, लोग गलत मतलब निकालते हैं. ठीक है, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जेनरलिया स्पेशलिबियस नॉन डेरोगेंट. ठीक है, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ रूल्स बनाओ जो हार्मोनी लाए. ठीक है, तो ये सब मैटर को लेके मैं नेक्स्ट क्लास में इसका जो बाकी पार्ट है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो ये है नोट्स में मैं शेयर कर लूंगा. ऐसे आप लोगों के बस इसका जिसका जो नोट्स है वो फॉलो करो, और जहां से मैं पढ़ाया मैं ये भी फॉलो कर लूंगा, शेयर करूंगा आपके साथ. तो बेसिकली ऐसे होते हैं सर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का बेसिक चर्चा. अब नेक्स्ट दिन कुछ और एडवांस चर्चा है, इसी के अंदर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा. लेकिन आप मुझे इतना बताओ सर कि समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर. लैंग्वेज थोड़ा सा आपको तंग करेगा, मैं आपको इतना जरूर बोलूंगा, क्योंकि जो लीगल लैंग्वेज यहाँ पर यूज किया गया है, ये लैंग्वेज थोड़ा को आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा. कोई उपाय नहीं है सर, क्योंकि लैंग्वेज लीगल लैंग्वेज है इसको. और कई बार तो लैटिन फ्रेज इतना घुसा हुआ है जिसको लेके मैं भी कुछ नहीं कर सकता, है ना. अब लॉ में है तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, सिंपल बात है. अब इसको आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम में सवाल में आप लिख पाओ या आइडेंटिफाई करो. ठीक है सर? ओके सर, ठीक है, फिर आज इतना ही है. बाय सर. ओके सर, टाटा. बाय सर. ओके, बाय. बाय सर.